हाय गाइस, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनडीए के क्वेश्चंस जो कि 2014 से लेकर 2019 तक में पूछे गए हैं, पूरे 5 साल के यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट यहाँ पे वैसे 10 साल के मुझे कराने, बट 5-5 साल के सेट में यहाँ पे करा रहा हूँ। तो पूरे 5 साल के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2014 से लेकर 2019 तक के। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ। ये बहुत मतलब देखो, हमें एक पहली बात है कि आदत नहीं है डीपीएसपी पढ़ने की। हमें लगता है कि डीपीएसपी पढ़ना क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे जब एनडीए में, सीडीएस में डीपीएसपी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता पूछे कहाँ से जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल द डीपीएसपी। उसको आपको किसी न किसी कनेक्शन से आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल 46 बात करता है for the promotion of the scheduled caste, scheduled tribe and the weaker section, that for the education and the economic interest. Okay, अगर आपको थोड़ा और जानना है तो आप डीपीएसपी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरे, आप देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बात करता हूँ कि इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक बार और पूछा गया था कि यहाँ पे रिलीजियस इंटरेस्ट तो नहीं है। मतलब क्वेश्चन में आया था रिलीजियस इंटरेस्ट, तो दिमाग में रखिए यहाँ पे एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की गई, सिर्फ रिलीजियस इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की गई है। इस टर्म को भी नोट में बना के लिख लीजिए आप कि यहाँ पे स्पेशली एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, नॉट रिलीजियस इंटरेस्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया जाता है और हमको लगता है यार ये सब चीजें होंगी। हम यहाँ पे 2-3 चीज पढ़ लेते हैं, फॉर द प्रमोशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। हमें भूल जाते हैं कि पर्पस क्या है, एजुकेशनल और इकोनॉमिक। ठीक है, यहाँ पे रिलीजियस इंटरेस्ट नहीं है उनके, तो इस बात को दिमाग में रखिए आप। चलिए यहाँ पे देखिए, वही यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो प्लीज इस बात को दिमाग में रखिए, क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो प्लीज इग्नोर मत करिए इस चीज को, जो आपको बता रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट अप्लाई, शैल नॉट अप्लाई। यही अगर शैल अप्लाई भी आ गया तो भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शैल अप्लाई भी आ सकता है, यहाँ पे शैल नॉट अप्लाई ऑल द क्वेश्चन में है, लेकिन शैल अप्लाई भी आ सकता है। ओके, टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। कहां पे 5th शेड्यूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, क्वेश्चन यही बेसिकली बस। तो आपको पता होना चाहिए कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो देखो 6th शेड्यूल में 4 स्टेट आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट आते हैं 6th शेड्यूल में, और 5th शेड्यूल के अंदर 10 स्टेट आते हैं। यहाँ पे मणिपुर नहीं आता, 6th शेड्यूल में मणिपुर नहीं आता, इस बात को भी दिमाग में रखिए। मणिपुर इज नॉट द पार्ट ऑफ द 6th शेड्यूल। ओके, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड तो आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5th शेड्यूल में कौन से 10 स्टेट आते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5th शेड्यूल के जो 10 स्टेट कौन से हैं आपके, मैं वापस बता देता हूँ। झारखंड से शुरू करिए, झारखंड के नीचे आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नीचे आता है उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बगल में आता है तेलंगाना, तेलंगाना के बगल में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, सेंटर में आपका एमपी, और इधर आपका ऊपर कहीं हिमाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 10 स्टेट हैं। इन देखो अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा है ना यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे 3 स्टेट तो यहीं पे आपको टोटल मैंने 10 बता दिए। तो 5th शेड्यूल के अंदर 10 स्टेट आते हैं। ठीक है, और 6th शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट आते हैं। मेनली पहले ये क्वेश्चन पूछते थे सिर्फ 6th शेड्यूल के ऊपर, अब इन्होंने थोड़ा भरोसा नहीं है, पूरी तरह 5th शेड्यूल भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 5th शेड्यूल सीधा उठा के पूछ सकते हैं कि 5th शेड्यूल में कौन कौन से राज्य आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये चांसेस हैं, वो लोग बोर हो गए 6th शेड्यूल पूछ के। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो आंसर इज 2 और 3। देखिए यहाँ पे कौन कौन से राज्य, 10 स्टेट, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। अब इस तरह लर्न करेंगे तो याद नहीं होगा, आपको जो सीक्वेंस बताया मैंने वो मैप वाला ही सीक्वेंस है। आप झारखंड से शुरू करेंगे तो आप सीधा राजस्थान, फिर एमपी, और वो एक ऐसा दिमाग में रखना है कि हिमाचल प्रदेश दूर है थोड़ा सा, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, और 6th शेड्यूल के अंदर कौन से 4 राज्य आते हैं, देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, सो दैट्स व्हाई आंसर इज 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आता है। An election commission can be removed from office on the recommendation of। तो इलेक्शन कमिश्नर देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे, इन इलेक्शन कमिश्नर लिखा है, चीफ नहीं लिखा है। यहाँ पे अंतर है दोनों में, इस बात को दिमाग में रखना हमें कि यहाँ पे दे आर आस्किंग फॉर द इलेक्शन कमिश्नर, नॉट अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। ओके, they can be removed from the office on the recommendation of the chief election commissioner। और कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट उनको रिमूव करेगा, लेकिन रिकमेंडेशन जरूरी है। किसकी रिकमेंडेशन, चीफ की रिकमेंडेशन। और जो यहाँ पे अगर देखो
वही अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे रिमूव होगा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव होगा ऑन द सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसेस है विद 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द बोथ द हाउसेस। लेकिन यहां पे पूछा इलेक्शन कमिश्नर, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, हम इस बात को ध्यान ही नहीं देते हैं। हमको लगता है बस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जैसे रिमूव करेंगे वैसे निकाल दो इनको भी, या पार्लियामेंट जैसे हटाएगी। लेकिन हमें देखना पड़ेगा भाई क्वेश्चन क्या पूछा है। ओके, बस भावनाओं में बह नहीं जाना है, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा टाइम लो उसके लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राज्यसभा इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बोला भाई। its member are elected by the elected member of the legislative assembly of a state। ऑफ कोर्स सी बात है, जो मेंबर्स चूज किए जाते हैं राज्यसभा में वो कहां से चूज किए जाते हैं? वो राज्यों से चूज किए जाते हैं, ये बात आपको पता होगी। वहां से इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है वहां पे। इस बात को देखिए, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, द इलेक्शन फॉलोज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये तो हर सब जगह पे यही प्रोसेस है, जहां पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है सब जगह पे यही प्रोसेस है हमारे यहाँ पे। ठीक है, बात सही है। 1/3 ऑफ दिस मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, क्योंकि राज्यसभा का जो होता है टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 साल का होता है। ओके, तो हर साल, मतलब हर साल आप बोल सकते हैं एवरी 2 ईयर में 1/3 मेंबर वहां से रिजाइन करते हैं, रिटायर होते हैं। ठीक है, इट इज परमानेंट बॉडी बट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। पहली बात, इट्स अ परमानेंट बॉडी, इट कांट बी डिसॉल्व। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, यह बात आधी सही है, इसलिए देखो उन्होंने आधी बात सही लिखी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने आगे एक इन्होंने फॉल्स क्लॉज डाल दिया, बट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। भाई किसी ने नहीं डिसॉल्व किया आज तक, कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, परमानेंट बॉडी दिमाग में रख लीजिए, इट नेवर 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 एवर डिसॉल्व। ओके, दैट्स व्हाई डी इज द रॉन्ग आंसर। इन्होंने बहुत ट्रिक किया आपके साथ, क्योंकि आधे क्वेश्चन सही दिया, आधा में गलती कर दी उन्होंने, इस बात को दिमाग में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पे राज्यसभा में कितने मेंबर है भैया? राज्यसभा की आपको बता दूं, राज्यसभा की टोटल जो स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ और करंट स्ट्रेंथ में अंतर होता है। टोटल स्ट्रेंथ जो सीट की है वो है 250, इस टाइम पे 245 ही है, दोनों बातों में अंतर है। अगर पूछो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, तो मैं सीट की बात कर रहा हूं, आपको 250 बोलना पड़ेगा। ठीक है, और इस टाइम पे मेंबर्स कितने हैं? तो 245, तो दोनों में अंतर है, इस बात को देखिएगा, इसको लिख लीजिए इस चीज को भी। ठीक है, इसमें भी ट्रिक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे पूछ जाए राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 245 है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बात सही है, गलत क्या है इसमें? लेकिन स्ट्रेंथ पूछी उन्होंने, मेंबर्स नहीं पूछे। ठीक है, अभी जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ पूछ रहे, तो लोकसभा की स्ट्रेंथ आपकी है 550, लेकिन हम करंट कितने हैं? 543। ठीक है, ये भी अंतर है दोनों इस बात में, तो थोड़ा सा इन दोनों चीजों को नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फंडामेंटल राइट guaranteed under which of the following article of the Constitution of India is available only to the citizen of India? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो आर्टिकल नंबर, अच्छा ओनली टू द सिटीजन पूछा ना, 15, 16, उसके बाद आपका 29, 30, ये दो मैंने ऐसे याद किए हैं। देखो 15, 16 साथ में आते हैं, 29, 30 साथ में आते हैं, और एक आर्टिकल आता है 19। ये 5 आर्टिकल हैं दैट इज ओनली एंड ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट टू द फॉरेनर, नॉट टू द जो भी है इंडिया के बाहर, इंडिया का जो भी, मतलब जो इंडिया का नहीं है उसके लिए नहीं है आर्टिकल बेसिकली। ठीक है, तो 15, 16, 29, 30 एंड एक और आता है 19 तो फेवरेट है भाई सबका। ओके, आर्टिकल 19 बच्चे को पूछोगे उसको राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू फ्रीडम, यही सब पता होगा, दैट इज पार्ट ऑफ 19 ओनली। ओके, बाकी उसको कुछ नहीं पता, उसको फंडामेंटल राइट के नाम पे यही सब पता होता है। ओके, तो इसलिए 19 सबका फेवरेट होता है, क्योंकि इसके अलावा किसी ने पढ़ा ही नहीं जिंदगी में आगे कुछ। ओके, सबको ये पता मेरे को बोलने का अधिकार है, मेरे को गाली बकने का अधिकार है, वो सब 19 में लिख रखा है गाली बकने का तो नहीं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता ना, इस चीज में अंतर नहीं समझ में आता। ओके, तो आर्टिकल 19 क्या बोलते हैं, इज दिस वन जो अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन के लिए। ठीक है, और आर्टिकल 20 तो वैसे सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को है, मतलब प्रोटेक्शन इन द कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस। और आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और आर्टिकल 22 अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऊपर है, ये भी सबके लिए अवेलेबल है। और तो यहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं, एनमी एलियंस के लिए हमें ये आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं आर्टिकल 22। ठीक है, बट फ्रेंडली वाले के लिए है। एनमी एलियन मतलब जो हमारे जैसा भी कोई पाकिस्तान का स्पाई पकड़ लिया हमने, अब पाकिस्तान हमारे लिए, अब ये भी नहीं मेंशन है कि कौन हमारे लिए एनमी एलियन है,
ये भी नहीं, वो टाइम टू टाइम पे ऑफकोर्स डिपेंड करेगा ना। आज पाकिस्तान है, चाइना है, कल क्या कहते कोई और होगा, अजरबैजान बन जाए, टर्की बन जाए, तो भाई सोचना पड़ेगा ना। तो इसलिए उसका डेफिनेशन नहीं कि एनमी एलियन कौन है, फ्रेंडली एलियन कौन है, एलियन मतलब फॉरेनर। ओके चलिए, ये सब आर्टिकल 19 का ही है भाई हैं, मतलब 19 का ही पार्ट है बेसिकली। राइट, वही हो रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सब जगह पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, सब जगह पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। चलिए, which of the following is not a fundamental right under Constitution of India? राइट टू इक्वालिटी, यस, राइट टू इक्वालिटी है फंडामेंटल राइट। कहां से लेके आर्टिकल नंबर, अगर आपको बोलूं तो मैं आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 ना हमारे फंडामेंटल राइट मतलब सॉरी राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। राइट टू इक्वालिटी किस तरह दी गई है, आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक बात की गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफकोर्स की बात है 19 से लेके 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24 आर्टिकल दोनों इसी का पार्ट है। ओके, एंड फिर रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक राइट्स हमारे आर्टिकल नंबर क्या बोलते हैं 25 से लेके आर्टिकल नंबर 30 तक आ जाते हैं। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 में आता है। राइट टू सिटीजनशिप इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू सिटीजनशिप इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। और सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं हमारे, वो आर्टिकल आते हैं 5 से लेके 11 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो इसका आंसर सी होगा। ओके, अभी देख सकते हो आप, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा। राइट टू इक्वालिटी 6 कैटेगरी में, ये भी पूछते हैं, ये भी पूछा जाता है। इसके अंदर और बाइफर्केशंस आते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन से आर्टिकल्स हैं, राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन से आर्टिकल्स हैं, ये भी पूछे गए हैं, वो भी आगे देखेंगे, चिंता मत करिए। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, अगर पता है तो पता है, नहीं पता नहीं पता है। ठीक है, चलिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है बाय द भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो भाई ये तो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल नंबर 124 से लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, देयर इज अ कॉलेजियन सिस्टम। ओके, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एज होती है दैट इज 65 ईयर, टिल द 65 ईयर ही कैन सर्व। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सिंपल क्वेश्चंस एनडीए में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए, which of the following is not a part of the director principle of state policy as enshrined in the Constitution of India? तो कौन सा यहाँ पे not a part of the DPSP? देखो, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आपके लिए मैं आर्टिकल तक लिख के देता हूँ, दैट इज 39A। इसको हमने 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया था। ठीक है, होपफुली आपका रिवाइज हो रहा होगा सब चीजें। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये आपका आर्टिकल नंबर 48 में आ जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं है। देयर इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जरूर बात किया गया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 44। देयर इज नो सच वर्ड लाइक प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉस। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल नंबर 50 में आता है। तो अभी आपको ऐसे पूछा है, एक दिन मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको डीपीएसपी लर्न चाहिए। ओके, लर्न चाहिए मतलब लर्न चाहिए, इसमें डाउट मत रखिए आप, बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी। ओके, चलिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ इज नॉट लिस्टेड इन द डीपीएसपी, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बाकी तो देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपका आर्टिकल 39D में आता है। ठीक है, चलिए, द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट? तो सोशलिस्ट और सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे, ये ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, और इस समय भी पता चलता है कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। कभी कभी ये भी क्वेश्चन देते हैं कि प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, ऐसा किसने बोला? प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। ओके, तो सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दीज वर्ड्स आर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलिए, इससे पहले हमको क्या बोलते थे, हम मतलब प्रीएम्बल को कैसे पढ़ते थे? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन जब से हमने 42nd अमेंडमेंट के बाद क्या पढ़ना चालू कर दिया? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चलिए, who among the following is ex officio chairman of North Eastern Council? अभी थोड़ा सा जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसके ऊपर से क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो ऐसे जो जोनल काउंसिल्स होते हैं, ये जोनल काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पे। तो जोनल काउंसिल का चेयरमैन जो होता है वो होम मिनिस्टर होता है। ठीक है, अभी इन्होंने भले नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल यहाँ पे लिखा है, लेकिन इस जोनल काउंसिल, ऐसे टोटल 6 जोनल काउंसिल्स हैं। तो जोनल काउंसिल का चेयरमैन जो होता है ना, यही क्वेश्चन उठा के अब ऐसे पूछा जा सकता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसका आंसर होता है होम मिनिस्टर। सबको लगता है प्राइम मिनिस्टर होगा, नो, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द राइट आंसर, होम मिनिस्टर इज द आंसर।
जितने भी जोनल काउंसिल हमारे पास 6 जोनल काउंसिल है, उनका जो हेड होता है वो होता है यहाँ पे होम मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसको सिर्फ दिमाग में रखें। आर्टिकल 352 किससे डील करता है? आर्टिकल 352 यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डील करता है। सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ राइट conferred under article part 3 of the constitution general emergency, that is called the national emergency। इसी के जनरल इमरजेंसी इसी को बोलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आता है। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, ये यहाँ पे आर्टिकल नंबर 356 में आता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है पार्ट 18 में आता है। ठीक है, पार्ट 18 के जो है आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। ठीक है, ये बहुत सिंपल। कभी कभी अभी देखो इसी क्वेश्चन में आगे क्या पूछा जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी की क्या क्या ग्राउंड है, ये भी आ सकता है, ये भी आया होगा यार एनडीए पेपर में। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये कोई बहुत नया पूरा मतलब बहुत क्या बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन में से आते हैं जो एनडीए में पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट मेरा है कि हर चीज एक बार कवर कर लेनी चाहिए। चलिए देखो यहाँ पे ग्राउंड भी दे रखे हैं। क्या ग्राउंड है भैया? प्रेसिडेंट इसको इम्पोज करेगा, प्रोक्लेम करेगा बाय थ्रेटन बाय द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन। ओके, चलिए हु अमंग द, अरे यार इसका आंसर यहीं पे आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग आर द 2 सिविल सर्वेंट्स हु असिस्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे यार वैसे तो आंसर सामने दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत बार ऐसे ना BN राव के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आया है। BN राव के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आया है बिकॉज ही वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क कर रहे थे तो ही वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो यहाँ पे 2 नाम दिमाग में रखिए, BN राव एंड SN मुखर्जी। ठीक है, बिकॉज दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। BN राव के ऊपर तो स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए, भले वो CAPF हो, CDS हो। ठीक है, एनडीए में भी देखो आप नाम देख ही रहे हो इनका। तो BN राव के ऊपर, और BN राव का नाम काफी फेमस भी है। ओके, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कहीं ना कहीं स्टेट पीसेस वाले इनको याद कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगला जो आपका है, जो इसमें और 2-3 चीज बताना चाहता हूं मैं, कि अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर और KM मुंशी, ये जो नाम यहाँ पे दिए हैं, KM मुंशी और अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, इनका नाम बार बार रिपीट करते रहिए। क्यों बताता हूं मैं? क्योंकि जब ड्राफ्टिंग कमेटी के भी क्वेश्चंस आते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो KM मुंशी और अलादी कृष्णस्वामी अय्यर वर द पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के यहाँ पे मेंबर्स थे। ठीक है, वैसे तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपको पता ही होगा, बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद TT कृष्णाचार्य एक पर्सन का नाम था। ओके, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है, चलिए बाकी देखो यहाँ पे SN मुखर्जी और चीफ ड्राफ्टर, इतना नहीं करने की जरूरत है, BN राव और दिमाग में रखो। ठीक है, चलो अरे यार आंसर जो आ गया, चलो कोई बात नहीं। Which member of the Constituent Assembly proposed the resolution that the national flag of India can be horizontal tricolor of saffron, white and dark green in the equal proportion with the wheel in a navy blue at the center? अभी देखो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही वेग है, ध्यान से सुनो पहले। ऑल्दो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेल एंड गुड, अब आ गया तो क्या करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ना, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं, आप पता कितना भी पढ़ लो यार, आप ऐसे क्वेश्चन कितना मतलब कहाँ से निकाल के लाओगे। ठीक है, तो आइडिया नहीं रहता है कि यार ये क्वेश्चन मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ। ओके, तो पहली बात, अगर आइडिया नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो, ज्यादा उसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आइडिया आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कमिटीज के हेड अगर आपको पता है, ध्यान से सुनिए, वहां पे क्या अपना कैलकुलेटिव गेस अगर लगाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर द राजेंद्र प्रसाद। क्यों तुम बोलोगे राजेंद्र प्रसाद, क्यों भाई आंसर दिख रहा है इसलिए तुम बता रहे हो? नहीं, बिकॉज राजेंद्र प्रसाद वॉज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटी बनाई गई थी, उसके फ्लैग कमेटी के हेड थे। ही वॉज द हेड ऑफ द फ्लैग कमेटी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप देखो, जवाहरलाल नेहरू तो यूनियन पावर कमेटी के हेड थे, उसके BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, सरदार पटेल यहाँ पे प्रोविंशियल कमिटीज के हेड थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कमिटीज के हेड थे। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो यहाँ पे नेशनल फ्लैग कमेटी के हेड थे, तो कहीं ना कहीं उनका ही आइडिया रहेगा, ऐसा सोच सकते हैं हम। ओके, तो इसीलिए आप अगर उस पर अगर गेसिंग लेना चाहते हो तो यू कैन टेक दिस गेस। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर 1-2 मिलेंगे, आपको हाथ पैर नहीं समझ में आ गया आया कहां से। ठीक है, अब तुम बोलोगे नहीं हम तो जाके भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ेंगे, तो हम डिबेट पढ़ोगे मर जाओगे, उतना पढ़ना भी नहीं है तुम्हें। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन फिर भी बता रहा हूं, अगर आपको असेंबलीज की कमिटी मतलब कमिटीज की अगर आपको हेड पता है, थोड़ा सा एक गेस लेना चाहते हो, यू कैन टेक द गेस। ऐसे क्वेश्चन में गेस लिया जा सकता था, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ के मुझे दिमाग में आया कि फ्लैग कमेटी का हेड कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सो दैट्स व्हाई वी विल गो विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको लिखना चाहो तो लिख भी लो, क्या पता अगली दिमाग में अगली बार एग्जाम में आ जाए। हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ सैफ्रॉन व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इक्वल प्रोपोर्शन, ये सजेशन किसका था, नेशनल फ्लैग से रिगार्डिंग सॉरी अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखो यहाँ पे, चलो छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ये बहुत फालतू क्वेश्चन है, लेकिन सही बताऊं सीडीएस में भी पूछा है, आपके एनडीए में तो देख ही रहे हो आप इसको, सीएपीएफ में भी पूछा है, हर जगह पूछ रखा है इन्होंने। ठीक है चलिए, अभी नॉट बोला है ना, नॉट करेक्ट, देखिए तो देखते हैं। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा। ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज पार्लियामेंट के 3 हाउसेस हैं, यहाँ पे 3 ऑफिसेस हैं, एक लोकसभा दैट इज लोअर हाउस, राज्यसभा दैट इज अपर हाउस एंड द प्रेसिडेंट। ये देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, एक अलग से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बना है क्या, बन सकता है क्या, बना है। देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर इन द लोकसभा। देखो अभी के हिसाब से स्टेटमेंट सही है, अगर आप मुझे पूछते हैं ना तो अभी के हिसाब से स्टेटमेंट सही है बिकॉज राइट नाउ देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर इन द लोकसभा। ठीक है ओके, बिकॉज पहले 2 एंग्लो इंडियन रिजर्व यहाँ पे क्या बोलते हैं नॉमिनेट किए जाते थे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये बात सही है, मतलब क्या बोलते हैं अभी के हिसाब से, राइट नाउ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी के हिसाब से इन 2025 आई एम टॉकिंग अबाउट, 2020 के बाद स्टेटमेंट सही बन जाता है। और अभी के हिसाब से आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जिसको हमने मतलब जो 2 एंग्लो इंडियन थे, हमने उनको अभी हटा दिया, मतलब अभी उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता, दिस इज अबॉलिश्ड नाउ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से अमेंडमेंट के बाद हमने इस चीज को अबॉलिश किया है। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू हमने जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उनको यहाँ से मतलब हम यहाँ पे नॉमिनेट नहीं करते बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, बात तो सही है, यहाँ पे राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। ओके, एंड राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ऑलरेडी इसके ऊपर हमें क्वेश्चन देखो मिल गया था, ऊपर मिला हुआ था। ठीक है, सम मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यस, 12 मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, स्टेटमेंट भी सही है। तो मतलब फिर गलत क्या, देखो 2019 से पहले के क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली बी वाला यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं अभी के हिसाब से। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना आप लोगों को। चलिए, क्योंकि अभी ये मतलब थोड़ी है कि हर चीज मतलब क्या होता है, अगर जो चीज़ चेंज हो रही है वी नीड टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। ठीक है, उस हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसलिए सेकेंड वाला स्टेटमेंट अभी के हिसाब से सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द कैग ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कैग से रिलेटेड क्या है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बात सही है यहाँ पे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे अपॉइंट करते हैं इनको। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम वे एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिमूव। यस, ये बात भी सही है बिकॉज उनको उसी तरह से रिमूव किया जाता है। ओके, उनकी एक तरह से पोस्ट भी इक्विवेलेंट होती है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर। ही इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही हैज सीज्ड टू होल्ड हिज ऑफिस। पहली बात आपको बता दूं मैं कि कैग इज नॉट एलिजिबल, कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सीधी बात है। आप देखोगे यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, इनकी फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं है। ठीक है, वंस यू आर अपॉइंटेड, जस्ट वंस यू आर डन विथ इट, जस्ट लीव इट। ओके, ये सीधी बात है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बाय द वे आपको बता दूं मैं कैग से रिलेटेड, द सैलरी ऑफ द कैग इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस, ये बात तो सही है यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। The superintendent's direction and the control of the election is very तो सिंपल क्वेश्चन है यार। ये तो बताओ, लक्ष्मीकांत खोलोगे पहली लाइन ही आपको यही मिलेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए बताइए, इसमें कुछ है ही नहीं। आर्टिकल नंबर 324। ठीक है, आर्टिकल नंबर 324 में लिखा मिलेगा आपको पार्ट दिस अपना, और पार्ट 15 में आता है। ये बात भी पूछी जा चुकी है कौन से पार्ट में आता है। पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर आर्टिकल नंबर 329 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, और आर्टिकल 326 में क्या क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 326 में क्या पूछा जा चुका है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल नंबर 326 में मेंशन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, अच्छा, किसके किसके इलेक्शन करवाता है, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों है यहाँ पे। ये म्युनिसिपैलिटी और अपना पंचायत, इसके इलेक्शन नहीं कराता, उसके इलेक्शन कराने की ड्यूटी यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। ठीक है,
Which of the following provisions of the Constitution of India became effective from the 26 November 1949? एक क्वेश्चन आपको बता दो, सेम क्वेश्चन यहाँ पे इन द CDS पूछा जा चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे जो प्रोविजन था वो इफेक्टिव हो गया था 26 नवंबर 1949 से। तो देखिए, इलेक्शन पूरा नहीं बोल सकते हम, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो आर्टिकल नंबर 324 से रिलेटेड है वो पूरी तरह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था, मतलब आफ्टर द इट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द 26 नवंबर 1924। आर्टिकल 324 को यहाँ पे इफेक्टिव कर दिया गया था, सिटीजनशिप को इफेक्टिव कर दिया गया था, ओके। इमरजेंसी प्रोविजन को यहाँ पे नहीं किया गया था, ना ही अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो देखो, इलेक्शन तो यहाँ पे नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे पूरी तरीके से, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर बोल सकता हूँ मैं, इलेक्शन कमीशन बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस यहाँ पे इफेक्टिव कर दिया गया था, ओके। तो इलेक्शन कमीशन आए तो बात मान सकता हूँ मैं, इलेक्शन पे थोड़ा डाउटफुल है, तो यहाँ पे सिटीजनशिप इज द राइट आंसर, ओके। ये बात थोड़ा सा आपको जब तो एक लक्ष्मीकांत मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। चलिए, इमरजेंसी प्रोविजन नहीं है यहाँ पे, सिटीजनशिप है, ओके। बाकी के जो देखो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है, सॉरी, ठीक है। आर्टिकल 5 से लेके 11 सिटीजनशिप को कर दिया गया था, आर्टिकल 366 बाकी पूछा भी नहीं जाता है, मेनली सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन। एक सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था इससे रिलेटेड कि क्या फंडामेंटल राइट को, क्या डीपीएसपी को, क्या फंडामेंटल ड्यूटी को, इनको भी इफेक्टिव किया गया था क्या? नहीं। तो यहाँ पे सीधा दिमाग में रखिए, फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को, फंडामेंटल ड्यूटी को, किसी को भी यहाँ पे इफेक्टिव नहीं किया गया है 26 नवंबर 1949 को। ये सब 26 जनवरी को होंगे। 26 नवंबर को जो चीजें इफेक्टिव हुई थी उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिटीजनशिप है और इलेक्शन कमीशन है, जो हमें दिमाग में रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले भी सीडीएस में पूछा जा चुका है, तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। बाकी फंडामेंटल, आपको एक्सेप्शन भी बता रहा हूं ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, इनको भी इफेक्टिव किया गया था? तो सॉरी, इनको इफेक्टिव यहाँ पे नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। ये देख लो आप यहाँ पर, आपको टेबल में मिल गया यहाँ पे। चलिए, द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकपाल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, तो फर्स्ट यहाँ पे जो रिकमेंड किया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो 1966 में सेटअप किया गया था, उसने इसको बारे में रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। यहाँ तक कि एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो पहला वाला था किसके चेयरमैनशिप में सेटअप किया गया था, तो उनका नाम था मोरारजी देसाई। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में सेटअप किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी एग्जाम में आ चुके हैं। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में, सेकंड वाला 2005 में, और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट। ये तो उस टाइम का रिसेंट का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब इसके ऊपर तो इसके उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट रहता भी नहीं है उस टाइम का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2017 का रहा हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट हैज बीन डिवॉल्व्ड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, देखो ये सारे ऑप्शन सेम थे और यही मतलब सारे ऑप्शन सेम नहीं थे, इसमें से एक ऑप्शन इन्होंने दे दिया था, ठीक है। और फिर क्वेश्चन पूछा था कि कौन से सब्जेक्ट्स 11th शेड्यूल में हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों को लगता है एनडीए में ही पूछा था इन्होंने, और कहीं नहीं पूछा था, उन्होंने एनडीए में ही पूछा था। तो बच्चों को क्या लगता है ना कि मतलब एक क्वेश्चन कहाँ से उठ के आते हैं, तो ये लोग अपने ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये मैंने 2022 या 23 में, 23 आई थिंक मेरे को लगता है 22 का सेकंड पेपर था कि 23 का पहला पेपर था, दोनों में से किसी एक पेपर में उन्होंने सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू द 11th शेड्यूल, दैट इज पंचायती राज, ठीक है। तो यहां से भी एक आप नोट बना सकते हैं कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जैसे गोबर गैस, सब चीजें जो होती हैं, ठीक है, रोड्स, लाइब्रेरीज, ये किसका पार्ट है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से भी सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन में आ चुका वो तो पढ़ सकते हैं ना हम लोग, एक नोट तो बना सकते हैं हम लोग कि रोड्स, लाइब्रेरीज, अपना अब हायर एजुकेशन नहीं तो प्राइमरी एजुकेशन होगा, सिंपल सी बात है ना। हायर एजुकेशन ना होते हुए तो प्राइमरी एजुकेशन को ऐड कर लो यहाँ पे, बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल, ओके। तो हायर एजुकेशन जो परव्यू है वो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट में आता है, ओके। तो प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे इसका पार्ट है, 11th शेड्यूल पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी का पार्ट हो जाता है यहाँ पे।
तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने सब्जेक्ट यहाँ पे लिस्टेड है, 29 सब्जेक्ट लिस्टेड है। ये भी पूछा हुआ है कि कौन से आर्टिकल में लिस्टेड है, दैट इज आर्टिकल नंबर 243 जी में लिस्टेड है। यहां तक के क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको। तो कुछ चीजें दिमाग में रखिए, जैसे यहाँ पे रोड हो गया, आपके कलवर्ट्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, फेरीज हो गई, वाटरवेज हो गए, ये सब आपका मेंशन है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, तो थोड़ा सा लिख लो यार, ठीक है, बस इतना बोलना चाहूंगा, लिख लो इसको, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, ओके। तो ये तो अपने आप में डिफिकल्ट बन जाता है अगर आप बोलते ना पीवाईक्यूज ना करो तो। इसको पीवाईक्यू के साथ ही कवर कर सकते हो, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसको चाहो कि एक दिन बैठो और 29 सब्जेक्ट लर्न कर लो, कैसे लर्न करोगे यार, बाकी चीजें भी तो हैं करने के लिए, यही इसी में लगाओगे क्या पूरा दिमाग। तो कुछ चीजें दिमाग में रखो। अच्छा हाँ, लाइब्रेरीज की बात हो रखी है, गांव में लाइब्रेरी चाहिए होती है, गांव में फायर सर्विसेज चाहिए होती हैं, ठीक है, थोड़ा ऐसे दिमाग लगा लो इसको, ठीक है। रोड की बात तो ऑफकोर्स इनके हाथ में रहेगा ही, जो बेसिक रोड बनाने होते हैं, ओके। चलिए, which of the following can attend the meeting of both the house of parliament while not being the member of either house। तो ये भाई अपने अटॉर्नी जनरल के बारे में है, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल नंबर 76 से डील करता है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ये काम करते हैं। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा चुका है कि जब गवर्नमेंट रिजाइन करती है तो क्या ये भी रिजाइन करते हैं क्या, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। ये देखो, इनका टाइम बेसिकली मेंशन नहीं है, कितने साल वर्क करेंगे, क्या करेंगे, एक्चुअली सही मायने में प्रॉपर प्लेजर पे काम करते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट जब चाहे इनको निकालना चाहे तो निकाल भी सकती है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ओके। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट निकालेगी, वो प्रेसिडेंट को बोलेगी, प्रेसिडेंट साहब को निकाल देंगे, आगे बात खत्म हो गई। यहाँ पे यही चीज है, यहाँ पे मेंशन है बस। तो इनका टाइम मेंशन नहीं कि कितने साल कितने महीने ये वर्क करेंगे, ना एज मेंशन है यहाँ पे इनके लिए कुछ, ठीक है। क्वालिफिकेशन मेंशन है कि इनको भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी क्वालिफिकेशन होती है, ये सिर्फ मेंशन है इसका। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्या क्वालिफिकेशन होती है कि भाई आप 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हो, 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के, या फिर आप एक एमिनेंट जूरिस्ट रहे हो प्रेसिडेंट के हिसाब से, तब आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ अटॉर्नी जनरल। ही इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, और साथ ही साथ इनको ही इज अलाउड टू अटेंड एनी प्रोसीडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। He can sit. He can go and sit and attend the proceeding in any court. वो लोकल कोर्ट हो, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जो कोर्ट हो, वो जाके अटेंड कर सकते हैं, इनको पूरी पावर है यहाँ पे, ठीक है। He is also allowed to vote in the, sorry, he is not allowed to vote, but he can attend the meetings. Okay, he can also speak, but he is not allowed to vote because he is not a member. सिंपल सी बात है। ये सब चीजें यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्या ये भी क्या बोलते हैं, दोनों हाउस की मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे खुद देख रहे हो, ऑप्शन में देख रहे हो तुम, ऑप्शन में सिर्फ एक ही चीज को हम टिक कर रहे हैं ना, क्या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को टिक कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनाया उन्होंने कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोथ कैन गो एंड अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट दे रखा उन्होंने, सीडीएस में, सीएपीएफ में, कहीं तो भी दिया है उन्होंने, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा वो। आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माय स्टूडेंट आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, ओके। तो वहां पे सिर्फ अटॉर्नी जनरल है, तो सीडीएस, सॉरी, अभी बच्चों वाला क्वेश्चन पेपर है एनडीए वाला, तो उसे ये सब चीजें निकल के आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें। आपको लगता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, कहीं ना कहीं घूम फिर के क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे हैं, ओके। चलिए, और आर्टिकल पूछते हैं तो आर्टिकल 76 दिमाग में रखना आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एज पर आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर कमिटीज। ही कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कमिटी आल्सो, बट विदाउट बीइंग राइट टू वोट, ठीक है। चलिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ कोर्स ही इज नेक्स्ट टू द अटॉर्नी जनरल, बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये भी पूछा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया। पहली बात, कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, और उसने किस चीज को मतलब आगे प्रमोट किया, तो फेडरेशन को, कॉन्फेडरेशन को, उसने यूनियन ऑफ स्टेट को प्रमोट किया भैया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल सा है, क्योंकि जो हम यूनियन ऑफ इंडिया आज हम बोलते हैं उसी को उसने प्रमोट भी किया है, तो ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। चलिए, By fulfilling which of the following condition can a political party claim the status of the national party? ये बहुत मतलब बोलो ना, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एक दो बार ऐसे हर जगह पूछा हुआ है, ये हर जगह पूछा हुआ है, भले आप आईएएस का पेपर ले लो, भले आप सीएपीएफ, सीडीएस, ईपीएफओ, पता नहीं जो पेपर यूपीएससी कंडक्ट करते सब जगह पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे सब जगह पे पूछ रखा है। देखो, तो यहाँ पे अलग अलग है, नेशनल पार्टी का दर्जा किसको मिलेगा, इफ यू सिक्योर द 6% ऑफ द वैलिड वोट कास्ट in any 4 or more state at a general election to the Lok Sabha or state legislative assembly, या फिर it own at least, तो पहला वाला से सही है, बता दो आपको मैं, ठीक है। 6% अगर वोट आपको मिल जाते हैं किसी 4 स्टेट में,
जो जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा का समझ करो आप, लोकसभा के लिए खड़े हो, आपकी पार्टी खड़ी है, और जितने भी आपके वोट कास्ट हुए हैं, टोटल वोट कास्ट हुए हैं, उसका 4 स्टेट में आपको 6 मिला के 6% आपके हो गए हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, तो उस केस में भी आपके अगर 6% वोट आपके बन गए हैं तो आप बन जाओगे सीधा भाई, आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। या फिर ये देखो, ये सिर्फ वोटिंग के लिए है, वोट कास्ट के ऊपर है। एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इन एनी फ्रॉम एनी स्टेट, मतलब समझ लो आप जितने भी स्टेट में जो खड़े हो, आपको महाराष्ट्र में 4 सीट मिल गई, आपको महाराष्ट्र में 4 सीट मिल चुकी है, ठीक है। और स्टेट और विन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट इन लोकसभा। 2% मतलब 11 सीट, समझ रहे हो तुम? 2% मतलब 11 सीट होती है यहाँ पे, ओके। मतलब 1% मतलब 5 होगा ना, 5.5, ओके, ऐसे मतलब 5.4, 5.5 मतलब, ठीक है। एंड दीज मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट। देखो समझने की कोशिश करो, या तो आपकी लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में आपको 4 सीट मिल जाती है एक ही स्टेट से, फ्रॉम एनी स्टेट, ओके, और स्टेट्स, या फिर आपको 2% ऑफ टोटल सीट मिलती है लोकसभा में, दैट इज 3 डिफरेंट स्टेट को मिला के, तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे देगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। अ पार्टी इन क्वेश्चन हैज गॉट रिकॉग्नाइजेशन एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 2 स्टेट। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है भैया, ठीक है। आपको अगर क्या बोलते हैं, अगर एक और कंडीशन, अगर आपको 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है तो ऑटोमेटिकली आप नेशनल पार्टी बन जाएंगे, ये भी है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। तो एक और दिमाग में रख लीजिए, अगर आपको 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है, देन ऑल्सो यू बिकम द अपना क्या बोलते हैं उसे, नेशनल पार्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो बहुत बार कर रही है, तो आंसर ही आ गया। चलो, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका एंटी डिफेक्शन से डील करता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल के अंदर आता है, उससे डील करता है। यहाँ पे इसका आंसर ये है। 73rd अमेंडमेंट, ये सारे अमेंडमेंट फेमस अमेंडमेंट है, सारे अमेंडमेंट फेमस अमेंडमेंट है। 61st अमेंडमेंट, एज कम की गई थी, 21 साल से 18 साल की गई थी। 86 अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, और डीकेएसपी में आर्टिकल 45 के अंदर चेंजेस किए गए थे, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर एक ड्यूटी ऐड की गई थी, दैट इज 51A सब क्लॉज की, ओके, 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और 73rd अमेंडमेंट एडेड द पंचायती राज। चलिए, ये तो बहुत सिंपल सा वैसे था, बट ये बहुत फेमस अमेंडमेंट है, सारे के सारे फेमस अमेंडमेंट्स हैं, एग्जाम में सारे के सारे बहुत बार बार सेपरेटली भी क्वेश्चन में आ चुके हैं, ठीक है। इनके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। Which of the following not, उस टाइम का क्वेश्चन, सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, इसको हटा दो, अभी हमारे लिए उतना मतलब रखता नहीं है, ठीक है। Which of the following statement about the Constitution of India is correct? Of course, वही पूछा जाएगा यहाँ पे। A member of parliament enjoy freedom of speech in the parliament as a parliamentary privilege protected by the Constitution of India. Of course, वहाँ पे वो जो बोलेंगे उसके ऊपर कोई स्टेट ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठती, ठीक है। उसके ऊपर कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठ रही उनके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर कोई डिफेमेशन केस यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो आर्टिकल 105 के अंदर ध्यान से देखिए, सुनिए, ओके, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक प्रोटेक्शन मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एमपीज, और उनको इम्यूनिटी दी जाती है कि जो भी वो पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। सिंपल सी बात, पार्लियामेंट के अंदर जो भी उन्होंने बोला है उनको इम्यूनिटी मिलती है। इसलिए बहुत टाइम पे इम्यूनिटी को ब्रीच भी करते हैं हमारे पॉलिटिशियन, ये बात देखने को मिला है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स इन आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इसमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और ये वाला जो प्रिविलेज इनको आर्टिकल नंबर 105 के अंदर मिला हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। Which of the following statement about the union executive in India is correct? यूनियन एग्जीक्यूटिव देखो 15% होते हैं, ये बात तो ऑलरेडी 91st अमेंडमेंट के थ्रू कर दी गई है, ठीक है। According to the Constitution of India, the total member of the Council of Ministers cannot exceed 20%. 20% नहीं, 15%. 15% है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसलिए पूछा, करेक्ट पूछा ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। The rank of the different ministers is determined by the president. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। The minister are appointed by the president on the advice of the PM. ये तो बिल्कुल लाइन सही है। ये तो आपको सेपरेटली मैंने अपने कुछ PIQs अलग से मैं सेट ऑफ PIQs करा रहा हूँ, उसमें भी बता चुका हूँ मैं कि the ministers, council of ministers are appointed by the head of the state and on the advice of the head of the government. ये लाइन आपको मैंने कल ही बताई थी। Only a member of either house of the parliament can be appointed as a minister. ऐसा नहीं है, कोई भी मेंबर यहाँ पे बन सकता है,
कोई भी मेंबर यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। ओनली मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट क्या, हाँ ये देखो मिनिस्टर बनने के लिए ऑफकोर्स ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे मेंबर को यहाँ पे वो लेना पड़ेगा मेंबरशिप। जैसे समझ लो किसी को भी बना दिया, किसी को भी उन्होंने पार्लियामेंट का मिनिस्टर, किसी को भी मिनिस्टर बना दिया, सॉरी किसी को मिनिस्टर बना दिया, तो उस पर्सन को यहाँ पे बनना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आप में लाइन कहीं ना कहीं सही हो जाती है। लेकिन जो बी यहाँ पे करेक्ट पूछा तो ये वाली करेक्ट है, लेकिन अरे यार देखो कंफ्यूज हो गया, सॉरी माय मिस्टेक। करेक्ट पूछा तो ये वाला तो करेक्ट है, बाकी ये सारे इनकरेक्ट है। तो वही यहाँ पे डाउटफुल है कि ओनली मेंबर ऑफ आइदर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट गलत है, किसी को भी बना सकते हैं लेकिन उसको मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये ऐसे भी देते हैं, मैं ध्यान नहीं दिया, मेरे को नॉट करेक्ट के ऊपर अभी तक सोच रहा था मैं, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। तो ये वाला डी वाला भी गलत है, सी वाला तो ऐसे भी गलत है, बिकॉज जितने मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट रैंक के, कौन आएगा, कौन काउंसिल, कौन क्या बोलते हैं, कौन स्टेट मिनिस्टर बनेगा, कौन इंडिपेंडेंट चार्ज लेगा, सब कुछ एक गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, पीएम डिसाइड करता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का क्या रोल है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कभी कभी देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा उसमें चला जाता हूँ मैं, करेक्ट कौन नॉट करेक्ट, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान में रखेंगे, हो जाती है गलतियाँ, ठीक है। तो मेरे से वही थोड़ा बिल्कुल दिमाग ही हिल गया मेरा, अरे क्या, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा एक और चीज यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, जो 15% चिल्ला के बोल रहा हूँ, 91st अमेंडमेंट है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। ये भी अलग से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, 91st अमेंडमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल इज करेक्ट। देखो, बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल ओनली इफ इट इज प्रोवाइडेड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन एंड पेनल्टी। पहली बात, रिगार्डिंग द फाइन एंड पेनल्टी के लिए जो बिल लाया जाता है वो मनी बिल कहलाता ही नहीं है, ठीक है। मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, राज्यसभा की बहुत लिमिटेड पावर है, राज्यसभा की पावर ही नहीं है मनी बिल के ऊपर, मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा कैन रिजेक्ट द मनी बिल, वही बोला राज्यसभा की पावर ही नहीं है, राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द मनी बिल फॉर 14 days, ओके। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा फाइनली डिसाइड इफ इट इज अ मनी बिल एंड शुड एनी डिस्प्यूट अबाउट इट अराइजेस, मतलब उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट आएगा वो उसको डील करने की ड्यूटी है स्पीकर की। और आर्टिकल नंबर 110 क्लॉज 3 के अंदर सर्टिफिकेशन के बारे में बोला गया कि मनी बिल को सर्टिफाई कौन करेगा, तो मनी बिल को सर्टिफाई करेगा यहाँ पे स्पीकर, ठीक है। चलिए इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। देखो, ओनली लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस द मनी बिल, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट, ओके। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज अ फाइनल डिसीजन related to the money bill, whether the bill is a money bill or not, okay। चलिए, which of the following power of the Prime Minister of India is codified in the Constitution of India itself? The power of advising the president as regard to the appointment of other minister, ये तो यार बात लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये तो यहाँ पे क्लियर कट बात लिखी हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ओके। बाकी जितने मिनिस्टर्स होता, अभी आपने ऊपर लाइन पढ़ी ना, देखिए ना, एक लाइन आई थी ना ऊपर, किधर गया, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रेन फॉग हो गया था, मुझे सही बोलो तो मैं, देखो क्या लिखा है, अब मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लाइन लिखी है ना यहाँ पे, तो क्यों, मतलब अगली वाली भी तो सही होगी, ये वाली भी तो सही है, बिल्कुल। ये देखो, द पावर ऑफ एडवाइजिंग टू द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर मिनिस्टर, पीएम ही करता है, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, आर्टिकल 75 में मेंशन है, ठीक है। द पावर टू एलोकेट बिजनेस अमंग द मिनिस्टर, ये ऐसा मेंशन नहीं है, ये यहाँ पे पीएम को छोड़ दिया गया है कि वो किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है, क्या बिजनेस मतलब क्या पोर्टफोलियो देना चाहता है। द पावर टू समन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की मीटिंग यार, कैबिनेट की मीटिंग, पार्लियामेंट को नहीं समन करने की बात हो रही है। एंड द पावर टू ट्रांसफर द मिनिस्टर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, ये सब ड्यूटी पीएम की है, तो ये सब के सब पीएम अपने हिसाब से करेगा, इसको लिस्ट नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यही है, बस यहाँ पे वही पूछा कि कौन सी पावर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो पीएम की है, जो मेंशन है आर्टिकल 1 वाला, सॉरी ये वाला जो है यहाँ पे, देखो रिपीटेशन देख रहे हो यहीं पे। और अभी तक आपने देखा कुछ टॉपिक ही रिपीट हो रहे हैं, अभी तक आप यहाँ पे ये नहीं दिख रहा लैंग्वेज का टॉपिक आ गया, कुछ और आ गया, नहीं, बहुत लिमिटेड टॉपिक आ रहे हैं अभी तक। आपको एक लिस्ट दे दूंगा कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे एनडीए के लिए रिपीट हुआ है, ठीक है। उसको तो यार देखो सब जगह के लिए करना है, ठीक है। कुछ टॉपिक को तो आप एग्जाम से पहले कुछ 40-50 टॉपिक होते हैं जिसको आप इग्नोर करो ही मत, उसको करके जाओ, बाकी छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा काम, लेकिन इनको करके जाओ। अब चलो बता भी दूंगा मैं आगे, ठीक है। अभी आप खुद देख रहे होगे ना, एक मैं पूरे 5 साल के क्वेश्चन पेपर को लेके बैठा हूं, देन आई कैन से दैट कि कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कुछ लिमिटेड टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इनके अलावा क्या है अभी तक, खुद सोच के देखो, कुछ बहुत एक्स्ट्रा थोड़ी दिख रहा अभी तक, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। पार्लियामेंट के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन है, पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट करता है, क्या है, कुछ बेसिक जानकारी है, बस इतना भी अगर आपने
कर लिया तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कैग। देखो अभी अगेन देखो कैग का टॉपिक है, अब आपको थोड़ा सा लिस्ट बनाने की आदत डालनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। कैग आ रहा, कैग को भाई तुम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, किसी भी एग्जाम में कैग को तो करना ही करना आपको। द कैग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ द कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट्स। अब तुम बोलोगे भाई पब्लिक अकाउंट की कमिटी क्यों हुआ? देखो पब्लिक अकाउंट कमिटी इसलिए बिकॉज जो कैग की रिपोर्ट होती है वो डिस्कस की जाती है, वो कैग को क्या बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी उसको गो थ्रू करती है। ठीक है, दैट्स वाई कैग उसकी कमिटी क्या बोलते हैं कैग उसकी सिटिंग को अटेंड करता है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट कमिटी डिस्कस करेगी तो डेफिनेटली उसको भेजा जाएगा, तो कैग ही हेल्प करेगा ना वहां पे। कैग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल को पावर है यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल इसको कर सकता है, कैग नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, जुरिस्डिक्शन ऑफ कैग इज कोएग्जिस्टेंस विद द पावर ऑफ, अरे भाई 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 लाइन सुनो, जुरिस्डिक्शन ऑफ कैग इज कोएक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अरे बाप रे बाप, लाइन सुन के ही गलत करने का मन कर रहा है, समझ रहे हो यार? कैग की पावर बहुत लिमिटेड है यार, कैग को बहुत हमें एक तरह से टूथलेस टाइगर बोल दो। ठीक है, सिर्फ उसका काम ऑडिटिंग आता है, तो यहां पे इस बात को हटा ही दो, तो ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement related to the election of the, अरे यार देखो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और अगेन बार बार ये क्वेश्चन आपको छोड़ नहीं सकता। प्रेसिडेंट का टॉपिक, वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक, आपको लिस्ट बना के दे दूंगा, ये टॉपिक तो भूल के भी छोड़ना मत आप लोग। अगर इंडिया का पेपर के लिए जा रहे हो ना, भले कुछ करो या मत करो, ये तो करके जाओ यार। ठीक है, पर्सन हु इज अब एज इज 35 ईयर इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात सही है बिल्कुल, जो पर्सन 35 एंड 35 प्लस है वो एलिजिबल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन। अरे मोर देन 1 टर्म क्या, मोर देन 4 टर्म के लिए एलिजिबल है वो। जब तक हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ पे टर्म ही नहीं है ऐसे कुछ। हमारे यहाँ पे जब तक आपको भाई बनाया जा रहा तब तक बनो। ये यूएसए में है कि 2 टर्म से ज्यादा नहीं बन सकते आप। A person is not eligible for the election as the president of India if he is the person who holds the office of profit। ये तो बात सही है, अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं then you are not eligible for the president of India post। आपको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा, बेसिक सी बात यही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट के यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बातें करते हैं ना, तो उसमें क्लियर कट होता है कि इट्स प्रेसिडेंट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब एक और बात, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डिफाइन है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करते हैं तो दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर अपॉइंटमेंट। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं, और बाकी तो यहाँ पे है 1 and 2 इज राइट आंसर। देखो 35 ईयर ऑफ एज अगर आप कंप्लीट किए तो यू आर एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। चलिए, द सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। द सिटीजन ऑफ इंडिया कोई नहीं है। अच्छा क्या बात है भैया, देखो राइट टू, अच्छा फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, मतलब फंडामेंटल राइट के सेंस में यहाँ पे बात हो, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये तो यार है, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये तो आर्टिकल 19 में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, राइट टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी पहले हुआ करता था, बाद में इसको हमने एज ए लीगल राइट बना दिया। ये फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, बाद में इसको हमने लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल नंबर 300A। ठीक है, तो इसको हटा दिया हमने आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट, तो ये वाला हट चुका है। दैट्स वाई ये यहाँ पे आंसर सही है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये तो सही है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो हमने 97th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया है। ये तो हमने 97th अमेंडमेंट के बाद हमने आर्टिकल नंबर 43 बी में ऐड किया है इसको, और साथ में हमने फंडामेंटल राइट में भी इसको ऐड किया अंडर आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। ठीक है, तो ये वाला तो सही है, डी वाला सही है, सी वाला सही है, ई वाला सही है। राइट टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी जो है ये 44th अमेंडमेंट के बाद हमने इसको आर्टिकल नंबर 300A में ऐड कर दिया था। ठीक है, चलिए इसलिए बी वाला यहाँ पे आंसर। अच्छा, विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड इंडियंस थियोरेटिकली एंट्री टू हायर पोस्ट इन द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। थियोरेटिकली बोला, देखो कितने अच्छे टर्म्स यहाँ पे यूज किए, थियोरेटिकली। ठीक है, मतलब कहने के लिए, मतलब बस। ठीक है, तो ये था आपका चार्टर एक्ट 1833 जो आपका था वो अलाउ करता था ओके कि भाई आपको जाके भाई क्या बोलते हैं जो हेल्बरी कॉलेज है वहां से मतलब आप जाके भाई सिविल सर्वेंट बनी है। लेकिन क्यों इंडिया में नहीं चालू किया ना उन्होंने? थियोरेटिकली क्यों बोला है क्वेश्चन में? क्योंकि इंडिया में चालू कर देते। आखिरकार आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आप वहां पे जाइए, ब्रिटेन में जाइए, करिए, एग्जाम दीजिए वहां पे, सबके लिए आसान बात नहीं। अरे आज मैं बोलूं कि आपका एग्जाम ब्रिटेन में होगा तो आप जाओगे क्या? आप नहीं जाओगे, बोले पागल है क्या? नहीं बनना, सिविल सर्वेंट ही नहीं बनना, कुछ और प्रैक्टिस यहाँ पे प्रोफेसर हम लोग कर लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए इसको थियोरेटिकली टर्म यहाँ पे यूज किया है। ओके चलिए,
और 1813 वाला था तो उसके लिए 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिए गए थे। तो बहुत बार फेवरेट क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और उस डिस्पैच के ऊपर तो अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं, आराम से करते हैं उसको कभी। ये देखो वापस से नॉट करेक्टली मैच। 8th शेड्यूल लैंग्वेज के ऊपर है। 2nd शेड्यूल फॉर्म द ओथ एंड अफर्मेशन, अच्छा 4th शेड्यूल भी सही है यहाँ पे। 10th शेड्यूल तो अभी हमने पढ़ा ना 52nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया था। 2nd शेड्यूल यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन से डील नहीं करता। 2nd शेड्यूल यहाँ पे डील करता है सैलरी से। 3rd शेड्यूल यहाँ पे डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन से। और उस ओथ एंड अफर्मेशन में आपको प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और गवर्नर का ओथ एंड अफर्मेशन नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा उसका आंसर वही था, 2nd शेड्यूल था। The Constitution of India empower the Parliament to form a new state and alter the area, boundary or name of the existing state by passing a resolution in simple majority. Yes, इसके लिए सिर्फ एक प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, अदरवाइज सिंपल मेजॉरिटी से इसको किया जा सकता है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस। देखो उस टाइम पे दिया था, ये पहला 2019 से पहले के क्वेश्चन है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 370 के अंदर उनको दे रखा था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। The Speaker of the Lok Sabha may resign his office to the डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर को देंगे, और डिप्टी स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो स्पीकर को देगा। सिंपल से बात है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा इसमें मेहनत का काम है ही नहीं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज अ पॉलिटिकल पार्टी। देख लो नेशनल पार्टी का दर्जा, वापस से सेम क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है। If it secure at least 6% of the total valid vote polled in a 4 or more state in a general election to the Lok Sabha or to the state legislative assembly, हमने यही पढ़ा ना अभी ऊपर। Yes, it will at least 4 seat in the general election to the Lok Sabha from any state or state। तो ये भी स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। अगर 4 सीट भी अगर मिल जाती है, या फिर 2% ऑफ द क्या बोलते हैं 2% ऑफ द टोटल सीट, ऐसा भी कुछ था यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। और अगर 4 स्टेट में अगर उसे क्या मिल रहा है, 4 स्टेट में अगर उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है तो ऑटोमेटिकली वो नेशनल पार्टी का दर्जा उसे मिल जाएगा। तो देखो ये नेशनल पार्टीज के ऊपर एक क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, होता ही रहता है। ठीक है, चलिए। द अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई डाउट ही नहीं, बिल्कुल दे रखा है। अमेंडमेंट प्रोसीजर दे रखा है, किस तरह से अमेंडमेंट होंगे ये तो अलग से मैंने 368 का आपको पढ़ा भी रखा है। ठीक है। द कंसेंट ऑफ द स्टेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल अमेंडमेंट टू द, अरे काय का, ठीक है, मतलब सारे अमेंडमेंट के लिए जरूरत थोड़ी है। उन अमेंडमेंट्स के लिए जरूरी है 50%, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट की क्या बोलते हैं कंसेंट जरूरी है, जिसमें फेडरल फीचर को चेंज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट के इलेक्शन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आपको बता दूं मैं सुप्रीम कोर्ट के पावर, हाई कोर्ट की पावर में कोई बदलाव हो रहा है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर जो है उसमें अगर कोई बदलाव किया जा रहा है, जैसे कि आर्टिकल 368 में खुद बदलाव किया जा रहा है, जैसे कि 7th शेड्यूल में कोई बदलाव किया जा रहा है। इन सब केसेस में हम देखेंगे कि राज्यों से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। हाफ ऑफ द स्टेट से भी, पूरे स्टेट से नहीं, हाफ ऑफ द स्टेट से कंसेंट लेने की जरूरत है, बाकी जगह पे जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैंडेटरी जो उन्होंने सारे कंसेंट के लिए बोला ना, सारे अमेंडमेंट के लिए, स्टेटमेंट गलत कर देता है। पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है। और आर्टिकल 368 में 2 टाइप के अमेंडमेंट के बारे में बात की गई। पहला स्पेशल मेजॉरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की रिकमेंडेशन चाहिए। ये 2 टाइप के बारे में मेंशन है। सिंपल मेजॉरिटी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल 368 में मेंशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड सेकुलर है, बताओ यार। सेकुलर 42nd अमेंडमेंट, अगेन रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन। सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आया था ना इससे पहले भी। चलिए 52nd अमेंडमेंट हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। 44th में तो बहुत सारे बदलाव है, 44th को बाद में देखेंगे कभी। ठीक है, कभी मौका मिले तो। ठीक है। सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, सेकुलर रिवॉर्ड किया गया था। द 2 प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मोस्टली क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो देखो जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो बात होती है, ये देखो यहाँ पे आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, ये क्लियर कट यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे आर्टिकल 32 यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्लियरली, मोस्ट क्लियरली, मतलब यहाँ पे देखने की, उसको रीड बिटवीन द लाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लियर कट यहाँ पे बात की गई है जुडिशियल रिव्यू की। तो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, सीधी बात। ठीक है। ये एग्जाम में भी आता है कि रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट का किस में, आर्टिकल 226। बात खत्म। चलिए, एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, अभी पूछा था ना थोड़ी देर पहले, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड। अभी आपको बताया था ना कि अगली बार आपको क्वेश्चन ये भी मिल सकता है कि ग्राउंड बता दो। अभी ग्राउंड पूछा जा सकता है। तो देखो वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है भैया। इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, अब इस टाइम पे आर्म्ड रेबेलियन है। वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म्ड रेबेलियन है। ये आपको आर्म्ड रेबेलियन वाला जो टर्म है ना, ये 44th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है, बिकॉज
इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले हुआ करता था और मैडम ने इसी के बेसिस पे लगाया, तो बाद में आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदल के आर्म्ड रेबेलियन किया गया 44th अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखा क्वेश्चन, फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है? अभी तो पढ़ा हमने, फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है? एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, प्रोविजन ऑफ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ये आपकी 5th एंड 6th शेड्यूल में डील करते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आपका शेड्यूल 7 में है। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन द यूनियन ऑफ इंडिया शेड्यूल 8 में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब निकल के आई भाई? केशवनाथ भारती केस, केशवनाथ भारती केस में बेसिक डॉक्ट्रिन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के आता है 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 1973। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। द पंचायती राज सिस्टम अंडर पार्ट 9, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पंचायती राज सिस्टम कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 9 में आता है। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अप्लाई टू द, देखो यहाँ पे स्पेशली जो, हाँ ये तो क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, वैसे बता देना चाहता हूँ, ये एक्सेप्शन है कुछ कि पंचायती राज कहाँ कहाँ अप्लाई यहाँ पे नहीं होता, तो 3 जगह पे बहुत फेमस मिलेगा आपको। ठीक है, नागालैंड, उसमें से एक है नागालैंड भैया। ठीक है, ये भी दिमाग में रखो, कभी कभी हम भूल जाते हैं, उसमें से एक नागालैंड है, एक मेघालय और एक मिजोरम है। ठीक है, चलिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डज नॉट अप्लाई है, मतलब सीधा पंचायती राज यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ना एक्सेप्शन में लिख के लिखिए आप, एक्सेप्शन में इसको कर लीजिए, पंचायती राज के ऊपर कुछ एक्सेप्शन वही पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, दैट्स। चलिए, which of the following is are the fundamental right under the constitution of India? राइट टू वर्क नहीं है, राइट टू वर्क हमारा डीपीएसपी में आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन आर्टिकल 19 में आता है, यस इट इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, तो यस इट इज अ फंडामेंटल राइट। ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल नंबर 21 ये भी मेरा फंडामेंटल राइट है। राइट टू वर्क नहीं है भाई, राइट टू वर्क इज नॉट माई फंडामेंटल राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट टू वर्क कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 41 में आता है। आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बोला गया, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 43 में आपके लिविंग वेजेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर क्या होगा? 1, 3 and 4। अच्छा क्या नॉट पूछा था, सॉरी नॉट में तो फिर 2 आ जाएगा, बस नॉट में 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा ध्यान भी देना, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा ध्यान से निकल जाती हैं चीजें। ठीक है, द 7th शेड्यूल बताइए, 7th शेड्यूल किस में है? वही 3 लिस्ट के बारे में बात हो रही है 7th शेड्यूल में, कुछ और है इसमें? ठीक है, अच्छा रिपीट हो गया, सर रिपीट हो गया, रिपीट नहीं हुआ यार आई थिंक। चलो 7th शेड्यूल में इसके बारे में बात होती है। ठीक है, प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑप्शंस रिपीटेड है लेकिन क्वेश्चन अलग है। ठीक है, लिस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज 8th शेड्यूल में, डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल में आता है, और एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एरिया आपका 5th and 6th शेड्यूल में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 368 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 368 यहाँ पे डील करता है अमेंडमेंट के बारे में। द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यस इसके बारे में बात करता है। 2 टाइप के अमेंडमेंट है, देखो अभी रिपीटेशन देख रहे हो, तो आपके यहाँ पे कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं लिस्टेड, आप कर लो, लिस्ट कर लो, वहीं से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, वो तुम रिपीट मतलब बेसिकली वो तो आपको करके ही जाना, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको बाकी छोड़ना, वो करके जाना है बस। कितनी बात कर रहा हूं मैं, आपको आखिरी में आते हैं तो सारी चीज दे दूंगा। ठीक है, एक लिस्ट बना के दे दूंगा, आपके सामने बना दूंगा। पार्ट 20 के अंदर आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पार्ट 18 के अंदर आपको इमरजेंसी पावर्स आती है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो फंडामेंटल राइट, फेडरलिज्म, देखो कल ही पढ़ा रहा था, फेडरलिज्म, रिपब्लिकन स्टेट, ये तो है, यहाँ पे नॉट पूछा ना, ये तो है। द अनक्वेश्चन राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड इन, अनक्वेश्चन राइट मतलब पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड कर ले, उसको क्वेश्चन ही नहीं किया जाए, ये कैसे बेसिक फीचर का पार्ट हो सकता है यार? तो इट इज नॉट अ बेसिक फीचर, सीधी बात, ये तुमने खुद ही आंसर दे दिया इन्होंने। पहली बात, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। मतलब पार्लियामेंट अगर किसी भी चीज को अपने हिसाब से अगर अमेंड करेगा तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे आ जाएगा भाई। सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद बोलेगा भाई क्या पागल है क्या तुम, कुछ भी अमेंड कर रहे हो? तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, द स्टेटमेंट डी इज नॉट अ बेसिक फीचर। फंडामेंटल राइट पूरे के पूरे बेसिक फीचर नहीं, थोड़ा सा लोग ऑप्शन में घुमा, इनको थोड़ा गलती कर देते हैं लोग। पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर नहीं है, बहुत ऑल द मैक्सिमम पार्ट उसका बेसिक फीचर में आ जाता है। ठीक है, तो एक लाइन ऐसी है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बट द बेसिक फीचर कैन नॉट। तो पूरा पूरा फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने दे दिया तो दे दिया, क्या करो? इसमें सबसे बेटर ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए, which of the following is not a fundamental duty? अरे ये तो फेवरेट क्वेश्चन में से है। safeguard the public property and observe violence, ये तो है, बिल्कुल है, yes it is, yes
टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देखो मैंने हर बार बोला है, बच्चों को बहुत बार बता चुका हूं मैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दो जगह मेंशन है, एक फंडामेंटल ड्यूटी में और एक प्रीएम्बल में, ये भी है। टू रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, देखो मिलिट्री सर्विस नहीं है, ध्यान से सुनिए, ऐसा लिखा है कि whenever you are called you have to come for the national service not the military service, अंतर है दोनों में, इसलिए मिलिट्री सर्विस ना बोल के यहाँ पे नेशनल सर्विस लिखते हैं तो सही हो जाती है बात। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये तो बात सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, और बाद में तो आपको पता है, चलो ये देखो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इतना कुछ खास नहीं दिया। अगला बेसिक फीचर ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज अ पंचायती राज, प्रोवाइड फॉर द 3 tier स्ट्रक्चर, यस 3 tier पंचायती राज सिस्टम हमारे यहाँ पे है, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यस। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन इन ऑल टियर, ये बात भी सही है, विमेन के लिए 1/3 का रिजर्वेशन है, आर्टिकल नंबर 243D में दिया हुआ है, तीनों के लिए, वैसे तीनों के लिए आर्टिकल 243D में ही मेंशन है वैसे। इलेक्शन टू पंचायत अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बात भी सही है, इसमें गलत नहीं है यहाँ पे कुछ, ठीक है। आई थिंक चेक करिएगा 243K है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 243K है, मैं भी बहुत दिन हो गए देखा नहीं मैंने। इंट्रोडक्शन ऑफ 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी सही है यहाँ पे, तो सारा का सारा सही है फिर तो, यस सारा का सारा सही है यहाँ पे। चलिए ये बेसिक फीचर्स है हमारे, ठीक है। और 29 सब्जेक्ट मेंशन है अंडर आर्टिकल 243G के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड एवरी ईयर, अरे काय का एवरी ईयर यार, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, स्टेटमेंट गलत हो गया ना। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, ये बात तो सही है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज फॉर 6 ईयर, नहीं नहीं ये नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, ये ज्यादा सही है। तो बोलोगे फिर तो तुम्हारा इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, ये तो ये कैसे गलत हो गया। देखो यार क्या है कि एक्सटेंड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं उसमें, अगर देखे तो ओके इमरजेंसी के टाइम पे, तो यहाँ पे ये ज्यादा सही अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू बी, अगर ये नहीं होता तो बी के साथ चला जाता है यहाँ पे। चलिए, Who among the following was not a member of drafting committee, तो देखो कितनी बार आ चुका है, क्या ही बोलूं मैं। B.R. अम्बेडकर जी थे, वो तो चेयरमैन थे, ठीक है। M.K. गांधी ने थे, तो ऑप्शन ही उन्होंने सीधा, M.K. गांधी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ही नहीं बने। M.K. गांधी ने तो सीधा मतलब एक फॉर्मल जो पॉलिटिक्स उससे हटा लिया अपने आप को, ठीक है। K.M. मुंशी थे, कृष्ण स्वामी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे यहाँ पे, ठीक है। T.T. कृष्णमाचारी थे यहाँ पे, ओके, तो ये सारे मेंबर्स थे यहाँ पे। चलिए, तो M.K. गांधी इज नॉट, ओके। देखो यहाँ पे के एम मुंशी, राधे कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगार, ओके। बीएल मित्तर, इनको रिप्लेस किया गया था बाद में, ठीक है। डीपी खैतान, इनको टीटी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था। बीएल मित्तर को आई थिंक किसने रिप्लेस किया था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। एन माधवराव ने बीएल मित्तर को यहाँ पे रिप्लेस किया था। बीएल मित्तर को रिप्लेस किया गया था और डीपी खैतान को रिप्लेस किया गया था, बिकॉज आई थिंक डेथ हो गई थी दोनों की, ठीक है। तो बीएल मित्तर को एन माधवराव ने रिप्लेस किया था और टीटी कृष्णमाचारी ने डीपी खैतान को रिप्लेस किया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी से बात करते हैं। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ऑफ कोर्स ये बात सही है, ट्रू है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, देखो कंपोजिट कल्चर से दिमाग में रखनी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें तो आई थिंक सीडीएस में बहुत बार रिपीट हुआ है। टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अब ध्यान रखिए पहला क्वेश्चन याद करिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका जो मैंने आज के दिन में कराया है ना, वो पहला क्वेश्चन क्या था, 46 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी। देखो डीपीएसपी उठा के उन्होंने डाला है, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पीपल स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये 46 नंबर का आर्टिकल है। ये कैसे होगा फंडामेंटल ड्यूटी, टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और ये वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल 48 में आता है, ये भी आई थिंक आपको बता दिया था हमने बीच में, ठीक है। 48 नहीं 49 में आता है, सॉरी 49 के अंदर आता है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 46 वाला और 40, अगर 48 मैंने बोला होगा इससे पहले, मुझे लगता है मैंने 48 बोल दिया था, 49 है, ठीक है, जो मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो ये देखो ये भी डीपीएसपी है, तो यहाँ पे दो ही है ना फिर तो फंडामेंटल ड्यूटी, इसलिए आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी अगर याद रहेंगे तो आप कर लोगे, नहीं याद रहेंगे तो फिर उसमें भटकते रह जाओगे, ठीक है। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। सॉरी यहाँ पे क्या पूछा था, नॉट पूछा था ना, नॉट, तो नॉट के अंदर 3 and 4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग की जब हम बात करते हैं तो ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर हेल्ड टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, हटा दो, इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, हटा दो, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये भी हटा दो, कंसिडर एंड पास अ बिल ऑन विच द 2 हाउस हैव डिसएग्री।
सिंपल सी बात है। जॉइंट सिटिंग तब बुलाई जाती है दोनों हाउस में डिस्प्यूट हो जाए किसी चीज को लेके, 6 महीने तक का लैप्स हो जाए तो उसके बाद बुलाया जाता है इसको। डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 108 इसके बारे में बात करता है। इसको हेड करते हैं स्पीकर। इन द अब्सेंस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर करेंगे, डिप्टी स्पीकर के अब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन करेंगे। अगर कोई भी नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट देख लेंगे वो। ओके, सिंपल सी बात है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इसको कभी भी हेड नहीं करेंगे, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इसको कभी भी हेड नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। चलिए देखो कितने टाइम बुलाया गया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के लिए बुलाया गया था, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, ये 3 बार बुलाया जा चुका है। जॉइंट सेटिंग, जॉइंट सेटिंग एक्चुअली एक तरह से राज्यसभा की पावर को कम करता है, क्योंकि सिंपल जो ऑर्डनरी बिल होते हैं उसको पास करने के लिए हम आपको बुलाते हैं, और ऑर्डनरी बिल जो होता है उसके लिए 50% + 1 का रेटिफिकेशन है। तो देखोगे कि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लोकसभा बाईपास कर देती है राज्यसभा को, इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि जॉइंट सेटिंग बहुत कम बार बुलाई गई है। ठीक है। The President of India can issue proclamation of emergency on the advice of PM, no. On the advice of Council of Ministers, no. At his own discretion, no. When the decision of Union Cabinet for the issue of such proclamation has been communicated to him in writing और Union Cabinet, ये 2 टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैबिनेट चाहिए वहां पे। कैबिनेट वर्ड प्रॉपर बाकायदा 44th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 352 में ऐड किया गया है। चलिए, क्योंकि इंदिरा गांधी मैडम ने अपनी मनमर्जी जो दिखाई थी उसके बाद से ये चेंजेस लाए गए कि नेशनल इमरजेंसी लगाना ही इतना दुर्लभ हो गया, लगाया नहीं जा सकता, इतना दुर्लभ है। चलिए देखें यहाँ पे, which of the following statement are true for the fundamental right to life and personal liberty as guaranteed under Article 21 of the Constitution of India? It is available to citizen as well as alien. Alien मतलब foreigners, yes, सबको अवेलेबल है। It cover protection against arbitrary executive and legislative action, of course है यहाँ पे। It include right to live with human dignity, ये भी है यहाँ पे। It can be taken away according to the procedure established by law, ये भी सही है, ये लिखा है वहाँ पे प्रॉपर। It can be taken away with the procedure established by law, उसके हिसाब से आपकी ये जो right to life वाली है वो ली जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे देख के लगता है ना, अरे यार ये कैसे हो सकता है, पर क्या करें, लॉ के हिसाब से आपकी जान ली जा सकती है। तो कहने का मतलब ये नहीं बोल रहा यहाँ पे मैं, बट स्टेटमेंट इज राइट। 1 2 3 4 ओके। चलिए, ये आर्टिकल 21 में खुद ब खुद एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है। चलिए, which of the following is not a characteristic of federal system? अच्छा, हमारा फेडरल सिस्टम का कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? There are 2 district level of government. The responsibility and power of each level of government are clearly defined in written constitution. Yes, हमारे पास written constitution है भैया। 2 district level of government है, central government, state government. Not पूछा, there is no separation of power between the legislative, executive branch of government. यार ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, वी हैव अ सेपरेशन ऑफ पावर, तो इतनी तो है, डिवीजन ऑफ पावर है ऑल दो हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस प्रोविजंस एंड आर्बिट्रेटिंग इन मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ये बात भी सही है। तो ये सी वाला गलत हो जाता है हमारे यहाँ पे। सी वाला यहाँ पे इट्स नॉट द फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरल सिस्टम जो हमारा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, which of the following is true related to the लोकपाल बिल? अब लोकपाल के ऊपर मुझे नहीं लगता उतना कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसको हटा देता अभी के लिए। ठीक है, अगर लगेगा तो करा दूंगा बाद में, बट अभी इतना जरूरत नहीं है। ओके, हर चीज को इतना कर रहे हैं, वो उस टाइम के न्यूज में था, 2014 का क्वेश्चन है वो। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू टू दिस राइट? इट गिव फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इसमें अंदर नहीं दिखती है। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है, आर्टिकल 25 में दे रखा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, it give freedom to establish and maintain institution for religious and charitable purpose, आर्टिकल 26 में दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। It the right to is subject to public order, morality and health, मतलब ऑफ कोर्स ये बात है, आपको धर्म का प्रोफेस करने का अधिकार है, लेकिन लिमिट में। ऐसा ना हो कि भाई दूसरे धर्म का काम करो पर उससे कुछ ऐसी चीजें फैलाओ जो गलत हो, ये बात भी सही है, सी वाला भी सही है। द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रोगेट द राइट फॉर सिटीजन, देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, स्टेट बना सकता है, सो इसलिए डी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बाकी तीनों के तीनों यहाँ पे सही है, आर्टिकल 25-26 की बातें हो रही है यहाँ पे, सही है। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन टू अट्रॉसिटीज एक्ट 1989, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम में पूछा हुआ है। मे बी सीन एज अ, इसमें भी पूछा हुआ है, सीडीएस में पूछा हुआ है, मे बी सीन एज अ गिवन इफेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। ठीक है, मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाया गया था लॉ, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 का। ओके, तो क्या करता है भाई, थोड़ा सा पढ़ के देखिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑफ कोर्स सी बात है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 नहीं, आर्टिकल 16 है, 15 सॉरी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, यस, तीनों राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स लाया गया है।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यस, इसका पार्ट नहीं हो सकता, इसका पार्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेवेंट ही नहीं है। तो 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर फॉर द शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो लाया गया था। चलिए, ये तो नेशनल पॉपुलर, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं दीजिए। चलिए, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो आई थिंक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स में देख लेंगे इसको, सॉरी माफ करिए, कुछ आ गए हैं क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने कर लिया, अराउंड 60 क्वेश्चन हमने किए रिलेटेड टू द जो हमारे 5 साल में हमने मतलब आ रखे थे। अब आपके लिए बता देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहली बात है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपके पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद आपके हो जाते हैं आर्टिकल 368 अलग से, आपके इमरजेंसी वाला टॉपिक आपके अलग से पढ़ लेना आपको। उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो बिल्कुल मत भूलिए, तीनों आपको लर्न हो जाने चाहिए, लर्न मतलब दिमाग में रहने चाहिए। उसके बाद आपका 91st अमेंडमेंट भूलना नहीं है आपको, 61st अमेंडमेंट नहीं भूलना है, 52nd अमेंडमेंट नहीं भूलना है जो एंटी डिफेक्शन से डील करता है, ठीक है। उसके बाद आपके शेड्यूल आप मैच द फॉलोइंग के आपके हिसाब से आ सकते हैं, ओके, उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट नहीं भूलना है, शेड्यूल से रिलेटेड, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल भी आते हैं, एडवोकेट जनरल भी आते हैं, इनको आप भूलिएगा मत, ये पढ़िए आराम से। ये कुछ 20-25 टॉपिक हैं जिसको आराम से आपको करने ही करने हैं, आप बिना करे नहीं जाइए। पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, पंचायती राज भी है, म्यूनसिपैलिटी भी है, ठीक है। तो चलिए, इतना था मेरा, और अगले 5 साल के जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए कराऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाय गाइस, इससे पहले मैंने 5 साल के क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, दैट इज फ्रॉम 2014 टू 2019। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2019 से लेके 2025 तक, इवन करंट वाले जो अभी लास्ट अभी अप्रैल में जो पेपर हुआ था ना, अभी पिछले मंथ जो पेपर हुआ था, उसके मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रखे जो एनडीए में। ये मैंने पूरा एनालिसिस में देखा कि एनडीए में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी रिपीटेटिव नेचर पे हैं, ऐसा कुछ बहुत यूनिकनेस नहीं है उनके अंदर, लेकिन यस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ जरूर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अपने आप में अगर आप थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन आपको प्रीएम्बल के, फंडामेंटल राइट के, डीपीएसपी के और अपने यूनियन इन द टेरिटरी के, सिटीजनशिप के, ऐसे बहुत एक फेमिलियर क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ अलग आपको नहीं देखने को मिलेगा। कुछ लिमिटेड टॉपिक भी अगर आप एनडीए के लिए करके चले जाते हैं तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन एनफ, आपको एक गो थ्रू करा देता है वो, ठीक है। और आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप पीआईक्यू करने में और अच्छे हैं तो फिर सीडीएस का पीआईक्यू कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बट ठीक है, बट आपको बोलना चाहूँगा वो मतलब एनडीए में पॉलिटी वाला पार्ट टफ नहीं है, बस इतना बात बोलना चाहूँगा। उसके अंदर ज़्यादा हैवी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं। कुछ हाँ जरूर कुछ क्वेश्चन है, उसी में से एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। एक ऐसी तरह क्वेश्चन आया था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कितने टाइप की कमिटीज मेंशन है, कितने टाइप की कमिटीज मेंशन है इन द 12th शेड्यूल, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज अ पार्ट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो अपना अर्बन लोकल बॉडीज का पार्ट है, जो कि अपने पार्ट 9A के अंदर आता है और 12th शेड्यूल के अंदर आता है, और जो कि 74th अमेंडमेंट के बाद क्रिएट किया गया था। तो इसका आंसर है 243ZD। ये अपने आप में देखो यार, इतना कोई भी याद करना मुश्किल है किसी के लिए भी। अब ये बिल्कुल कोई नहीं बोल सकता कि नहीं मेरे को तो सब याद ही हो जाता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है वैसा। अभी देखो, अब एग्जाम में आ गया तो इसको फिर इग्नोर मत करिए। एग्जाम में जब वो चीज़ आ जाती है तो उसको फिर ये मत देखिए कि अरे वापस नहीं आएगी। आपको नहीं पता, एनडीए का क्वेश्चन आपको सीडीएस में पूछा जा सकता है, सीएपीएफ में पूछा जा सकता है, इवन आईएएस के पेपर में पूछा जा सकता है, इवन स्टेट पीसीएस भी यूपीएससी से हमेशा कॉपी पेस्ट करते रहे हैं, तो वहां पे तो ये क्वेश्चन बनना पॉसिबल ही है। तो इसको आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अपने पार्ट में रख लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा करके आजकल हम पीआईक्यू जो देख रहे हैं वो आर्टिकल ओरिएंटेड हो चुके हैं। पॉलिटी के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, स्पेशली आर्टिकल नंबर 243 वाला जो पार्ट है यहाँ पे, जो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल पूछे गए हैं। तो उसी में से एक आर्टिकल उसी सीरीज में उन्होंने पूछ लिया है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए कौन सा आर्टिकल है। चलिए, और कितने टाइप की कमिटीज मेंशन है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, वार्ड कमेटी है और मेट्रोपॉलिटन एरिया कमेटी एक है। 3 टाइप की कमिटीज मेंशन है इन द 12th शेड्यूल। ये बात भी भूलेंगे नहीं आप, 3 टाइप की कमेटी मेंशन है, तीनों आपको बता दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे यहीं पे है, अगली बार का ये ना देते 243ZE, जिसके बारे में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में बात की गई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर अगली बार वो दे देते हैं तो मेट्रोपॉलिटन कमेटी प्लानिंग कमेटी, इसको थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इन्होंने एक आई थिंक यूपीपीसीएस का पेपर था कि बीपीएससी का पेपर था, जिसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन दे रखा था कि
कितने टाइप की कमेटी, वहीं से मैं क्वेश्चन भी देखो, क्योंकि मैं काफ़ी क्वेश्चन देखता रहता हूँ और सर्च करता रहता हूँ, तो इसीलिए मुझे पता चलता थोड़ा सा। ओके चलिए आगे देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो गई जो कि 243 ZD और 243 ZE आप थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, दैट इज फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। अगला क्वेश्चन, ये तो यार बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल के ऊपर है, जो कि आर्टिकल नंबर 76 है उनके लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, he/she इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही आई थिंक ये लास्ट अभी ये अप्रैल वाला, ये साथ से अप्रैल वाला पेपर जो था ना उसी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये उसी में से लिया हुआ मैंने क्वेश्चन है। ही/she हैज अ राइट टू स्पीक इन द एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट एनी राइट टू वोट, ये तो बिल्कुल सही है, पहला वाला भी वैसे सही है। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जिनको हम बोलते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस ए लाइन भी सही है। ही/she इज अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कोर्ट ऑफ लॉ, नो ही इज नॉट द फुल टाइम काउंसिल, ओके व्हेनेवर ही इज रिक्वायर्ड ही इज कॉल्ड, ही इज नॉट अ फुल टाइम। ये क्वेश्चन वैसे रिपीटेड भी है, तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही है, तो पहला दूसरा 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आजकल क्वेश्चन का थोड़ा वेरिएशन आज गया है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर अबो करेक्ट, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही थे, पहला दूसरा तीसरा, तो इसलिए आंसर इज 3। ओके ये थोड़ा सा एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑप्शंस के अंदर चेंजेस किए हैं, अदरवाइज इससे पहले हमें देखने को मिलता था 1 2 3 1 and 2 ऐसे देखने को मिलते थे, 3 and 4 ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते थे। अब थोड़ा सा एक चेंजेस आए हैं हमें देखने को मिल रहे हैं, वो भी ये आजकल यूपीएससी ने और इवन स्टेट पीसेस ने इसको अडॉप्ट कर रखा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अभी देखो ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर, जिसको आप फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोल सकते हैं। इवन इनको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, इनके पास जो क्वालिफिकेशन होती है सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट जज के बनने लायक होती है, ठीक है। और मतलब ही इज द वन, ही इज द एक्चुअली वन जो प्रेसिडेंट के पूरी तरह से प्लेजर पे काम करते हैं। इनका यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस मेंशन नहीं, कितने साल है, 5 साल 10 साल 15 साल ऐसा कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए अंडर आर्टिकल 88 द AG that is Attorney General has a right to speak and participate in proceeding of both the House of Parliament but cannot vote. And आर्टिकल 76 में इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। AG इज नॉट अ होल टाइम काउंसिल, ही कैन पार्टिसिपेट, ही कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली विद सम रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या है, ही विल नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वाले केसेस से नहीं लेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट impacted by the land boundary agreement treaty between the India and Bangladesh? ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन है वैसे। तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, कोई अंधा भी बता सकता है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे नहीं होगा। रीजन क्या है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की जब बात हो रही है, एनडीए का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल भी है वैसे। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की जब बात हो रही है तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी हमारे स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए। आप खुद देखो अरुणाचल प्रदेश दूर दूर तक बॉर्डर शेयर नहीं करता है, असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, वेस्ट बंगाल करता है, ठीक है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश थोड़ी करता है। दैट्स वाई अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर एज पर द गिवन ऑप्शन। थोड़ा सा लॉजिक भी रहेगा तो इसको आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये देखो अभी यार मेरी आपसे अगर बाउंड्री शेयर होगी तभी तो झगड़े होंगे, अब बाउंड्री नहीं शेयर होगी तो कैसे झगड़े होंगे, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ उसका कोई एग्रीमेंट को कोई बात ही नहीं आता है, बात खत्म यहाँ पे। ये बहुत लॉजिकल था वैसे। देखिए कौन कौन सी कंट्री सॉरी स्टेट है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, एंड अरुणाचल प्रदेश इज नॉट द वन हु इज शेयरिंग द बॉर्डर। ओके चलिए हमने 2015 के अंदर कुछ एक्सचेंज किए थे एनक्लेव, बाउंड्री डिस्प्यूट हमने पूरी तरह सॉल्व किया था, उसके अंदर उसके लिए हमें 101 अमेंडमेंट करना पड़ा था, इसीलिए। चलिए इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन एज अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये तो कितनी बार आ चुका है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये वाला रहेगा आपका 10th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल है भैया, ये 10th शेड्यूल का पार्ट है, ठीक है। चलिए और हमने 52nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया है, आपको बता देना चाहता हूं, एंटी डिफेक्शन। चलिए ओके ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कौन से अमेंडमेंट के बाद, ठीक है 1995। कभी कभी देखो एम टू कर्व द पॉलिटिकल डिफेक्शन अप्लाइड फॉर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और इसके अंदर जो फाइनल अथॉरिटी होती है स्पीकर होती है, स्पीकर होता है और अपने राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होता है। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन रहता है, फ्री के मार्क्स होते हैं अटॉर्नी जनरल के ऊपर, अगर आपको आइडिया हो तो। ये मैंने 129 अगर क्वेश्चन नंबर दिख रहा है तो सीधा मैंने पेपर से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, तो प्लीज डोंट वरी। ओके ऐसे मत समझने की सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस से मतलब नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए अगर थोड़ा सा है तो। ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स and to perform such other duties of legal character as may from time to time he to be referred or to assigned to him by President of India। of course ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही है, इसलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टाइम टू टाइम पे जब उनको दिया जाता है तब, ना कि फुल टाइम, दैट्स व्हाई ही इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल। ओके
तो पहला स्टेटमेंट सही है। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर इन द कंट्री हु असिस्ट द अटॉर्नी जनरल एंड इज हिमसेल्फ असिस्टेड बाय द सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स ये बात है। तो यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो सेकंड इन कमांड होते हैं, मतलब सेकंड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों के दोनों सही हैं। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। आर्टिकल 76 में इनके बारे में दिया हुआ है, तो ये बात भी आप दिमाग में रखेंगे। चलिए, वैसे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 76, द अटॉर्नी जनरल इज अ चीफ लीगल एडवाइजर एंड सॉलिसिटर जनरल इज अ सबऑर्डिनेट टू अटॉर्नी जनरल। इनका जो टाइम होता है वो 3 साल का होता है, आपको आई थिंक कहीं बताया होगा मैंने, इनका जनरली 3 साल का टाइम फ्रेम होता है। ओके, चलिए। Which of the following committee does not consist of the member from the upper house? अपर हाउस मतलब राज्यसभा। तो यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी होती है। एस्टिमेट कमेटी के अंदर यहाँ पे 30 मेंबर होते हैं और 30 की 30 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, ठीक है। एक और सबसे बड़ी कमेटी, भाई तो आपको बता दो, इट्स द लार्जेस्ट कमेटी। ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, आपको बता देना चाहता हूं मैं, जो कैग है हमारा, कैग इज कॉल्ड एज अ फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्योंकि जो कैग की रिपोर्ट होती है उसको स्टडी करने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, जो कि 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग का भी सेम सवाल है, 15 + 7 यहाँ पे इक्वेशन है इसकी, 15 फ्रॉम द लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा। एक और चीज यहाँ पे बताना चाहता हूं मैं, पब्लिक अंडरटेकिंग की जो कमिटी है और पब्लिक अकाउंट कमिटी, दोनों कमिटीज कैग की रिपोर्ट को स्टडी करते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग वाली जो कमिटी है वो किस सेंस में स्टडी करती है? जैसे कैग की रिपोर्ट अगर महारत्ना, मिनी रत्ना, मतलब जो पब्लिक क्या बोलते हैं अपने कंपनीज हैं हमारी, पीएसयूज हैं, उनके रिपोर्ट के ऊपर स्टडी करने का काम पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग यहाँ पे करती है। चलिए, अगर माफ करिए थोड़ी, अगर बारिश की आवाज आ रही होगी तो, क्योंकि बारिश बहुत तेज में हो रही है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस होगा तो माफ करिएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखो, एस्टिमेट कमेटी कंसिस्ट ओनली द लोकसभा मेंबर्स एंड 30 मेंबर्स होते हैं, सबसे बड़ी कमेटी, ये बात भी आपको बता देना चाहता हूं मैं। चलिए, इन द पासिंग ऑफ मनी बिल द राज्यसभा हैज द लिमिटेड पावर in that it shall return the bill with or without any recommendation within the stipulated time of 14 days, 14 दिन, 2 वीक भी बोलते हैं इसको कभी कभी। 14 दिन के अंदर मनी बिल आप लौटा देंगे। राज्यसभा की बहुत लिमिटेड पावर है इन द टर्म्स ऑफ मनी बिल, ठीक है। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस एंड कैन गिव द रिकमेंडेशन, यस, बट वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते उसके अंदर, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अब लोकसभा के ऊपर है वेदर टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन, नॉट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन, सिंपल सी बात है। चलिए, which of the following statement with regard to the article 19(1) of the constitution of India is correct? आर्टिकल 19(1) बताया है, फ्रीडम की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई लेन देन होगा। तो देखो, आर्टिकल 19, हम आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, एज ए इंडियन जो पढ़ा लिखा नहीं होता ना, पढ़ा लिखा मतलब जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा है, जो सिर्फ ऊपर की नॉलेज रखता है, उसको सिर्फ इतना पता है मेरे को बोलने का अधिकार है, मेरे को बकने का अधिकार है, मेरे को घूमने का अधिकार है, ये करने का अधिकार है, वो करने का अधिकार है, उसको सिर्फ आर्टिकल 19 ही पता होगा ऑलमोस्ट। अब आपको बता देना चाहता हूं मैं, तो क्या आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम है मेरे को, वो क्या एब्सोल्यूट है? क्या एब्सोल्यूट मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्या? तो देखो, ये बात बहुत सही लिखी है उन्होंने, फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। यस, फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट, स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज अगर आपको एब्सोल्यूट पावर देते तुम तो कुछ भी कर लोगे यार। तो आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हमारे पास जो भी फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब में कोई ना कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि जब आप अपने हिसाब से धर्म को प्रमोट करिए, तो क्या धर्म को आप प्रमोट करने के लिए दूसरे धर्म को नीचा तो नहीं दिखाएंगे ना, वो वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आ गया, ठीक है। तो लिमिट में रह के सब काम करना है यहाँ पे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल, यस, इसलिए दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या गया भैया? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, सब उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आते हैं। Which of the following is not a part of the principle enshrined in the Panchshil? बताऊं यार, मैं पेपर देख रहा था एनडीए का, क्योंकि इतना थॉरली मैं खुद देख रहा था पेपर। मैं सच बताऊं, अगर एनडीए का 10 साल का 15 साल का पेपर ऐसे खोल के बैठा जाए ना, और उसके अंदर से गिन के कुछ ऐसे 50 टॉपिक निकाला जाए और कुछ लिमिटेड बुक निकाली जाए कि ये बुक पढ़ लिया जाए, एनडीए का पेपर उसके बाहर से नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो छोड़ देने का फिर, क्योंकि उतने में पेपर निकल जाएगा। मैं खुद देख रहा था, एक क्वेश्चन था पंचशील, अभी जो आपके सामने रखा मैंने, इसके ऊपर 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीट है, 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीट है।
ठीक है, हर साल में एक बार पूछ लिया, अगले साल वापस पूछ लिया इन्होंने, मतलब वही 4 महीने बाद जो पेपर होता है पूछा ही पूछा है। एक क्वेश्चन है भूदान मूवमेंट के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। आई वाज थॉरली गोइंग थ्रू द पेपर्स बिकॉज मेरे को और भी पेपर्स कराने हैं बच्चों को, तो मैं वही देख रहा था, मैं अरे यार ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, वैसे भी पहले से भी कुछ भी नहीं था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 5 प्रिंसिपल, कौन सा नहीं? म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यस ये वाला पार्ट है। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, ये भी है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये भी है। कल्चरल कॉपरेशन की कोई बात नहीं थी हमारी, कल्चरल कॉपरेशन की कोई बात नहीं, तो तीनों तो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब हम आपकी टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हमारे टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की बाउंड्री को एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, सॉरी। हम नॉन एग्रेशन वाली प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा ना हो कि तुम भाई अपने बॉर्डर एरिया में भाई तोपे खड़ी कर दो, वैसी प्रैक्टिसेस हम नहीं करेंगे। ऑल्दो हमने तो नहीं किया, लेकिन उन नालायकों ने जरूर कर रखा है। ओके, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल मैटर, मेरे यहाँ पे जो इशू है इंटरनल मैटर में खुद से सॉल्व करूंगा, मुझे आपकी बिल्कुल सजेशन नहीं चाहिए ना आप दो, ठीक है। और यहाँ पे इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। चलिए, कल्चरल कॉपरेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement about the Parliament of India is correct? क्या सही है यहाँ पे? The majority of member of Rajya Sabha are elected by the system of proportional representation by the single transferable vote. Of course ये बात ये सही लाइन है, ठीक है। मेजोरिटी क्या मतलब? ऑलमोस्ट सभी, तो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस ही वही है वहां पे। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, उनका प्रॉपर इलेक्शन होता है, नॉमिनेटेड नहीं होता है डिप्टी चेयरमैन। लोकसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, किसने बोला? कितनी बार हो रखी डिसॉल्व? तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दिस द मेंबर ऑफ लोकसभा आर आल्सो वोट इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो यार, एक बात दिमाग में रखो, अगर आप लोकसभा से हैं तो लोकसभा में वोट करेंगे, अगर आप राज्यसभा से हैं तो राज्यसभा में वोट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राज्यसभा वाला लोकसभा में कर रहा है, लोकसभा वाला राज्यसभा में करेगा। इसलिए कभी कभी ना यूपीएससी वाले घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, अगर आपका पीएम, मान लो अगर आपका पीएम राज्यसभा का है तो क्या वो लोकसभा में वोट कर सकता है क्या? तो देखो, वो लोकसभा में वोट नहीं कर सकता, वो लोकसभा में वोट नहीं कर सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास होगा, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में वो वोट नहीं कर सकता है बिकॉज वो राज्यसभा का मेंबर है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए दिमाग में रखिए, अगर आपका पीएम लोकसभा से है तो लोकसभा में वोट करेगा, अगर राज्यसभा का है तो राज्यसभा में वोट करेगा। रिस्पेक्टिव कोई भी पर्सन होगा वो रिस्पेक्टिव जो जहां का है वहीं पे वोट करेगा, बात खत्म। तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। चलिए, ठीक है। Which of the following does not among the 5 प्रिंस, देखो अभी आया ना, अब तुम बोलोगे, देखो खुद देख लो तुम लोग। पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अभी तो मेरे को 2 ही मिले यार, मैं तो सर्च कर रहा था और 5-6 बार थे। अगर मैं थोड़ा और 2010 तक के पेपर में चला जाता ना, 5-6 बार और निकाल लेता मैंने कि उतना जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को, एक तो तीनों है ही ना, ऊपर ही पढ़ा हमने। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, तो ये आंसर है हमारा, ये नॉट वाला आंसर है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे वापस दिया, पढ़ लेना इसको, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट मतलब पंचायती राज, 74th अमेंडमेंट मतलब म्युनिसिपैलिटी, एन एलॉबरेट सिस्टम ऑफ स्टैब्लिश म्युनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट, म्युनिसिपल वाला तो 74th में आता है भाई। एलॉबरेटेड सिस्टम ऑफ स्टैब्लिशिंग पंचायत एज ए यूनिट ऑफ, यस पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इस वर्ड को ध्यान से रखो, सुनो, यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है कि पंचायती राज सिस्टम किस टाइप की गवर्नमेंट सेटअप करता है, ये तक क्वेश्चन पूछ रखा है और अपने ऑप्शन में इन्होंने आंसर भी दे रखा है, इसलिए बोल रहा हूं इसको ध्यान से पढ़ो। यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट लिख लो, ऐसे नोट में लिख लो कहीं तो भी, ठीक है, कि 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत सिस्टम सेटअप किया गया, विच इज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है वो, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है वो। एक क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर, तुमको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऑप्शन में इन्होंने खुद दे रखा है ये सब चीजें, यही क्वेश्चन उठा के वापस पूछेगा, अभी इसी वीडियो में बता रहा हूं मैं, आएगा, देखते हैं। क्रिएशन ऑफ झारखंड तो यार 2000 में हुआ था, 15 नवंबर को हुआ था, 15 नवंबर को 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस होता है, इसीलिए 73rd, ठीक है। चलिए आगे देखो, यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आउटलाइन द डेमोक्रेटिक रूल की क्या बातें करता है, ठीक है। कंसेंट ऑफ द गवर्नड, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल टू द रूलर। मालूम है क्वेश्चन कहां से दिया है? एक क्वेश्चन 9th क्लास की बुक से दिया है। तुम बोलोगे 9th क्लास की बुक पढ़े, यार पढ़ लेना, मन करे तो
क्या क्वेश्चन रोका, पढ़ लेना मन करे तो, ठीक है। चलिए, तो यस, कंसेंट ऑफ द गवर्न तो बिल्कुल यहाँ पे है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ कोर्स ये भी है यहाँ पे। पॉलिटिकल, देखो कंसेंट ऑफ द गवर्न मतलब गवर्नमेंट किसको गवर्न कर रही है, खुद सोच के देखो, ये जो गवर्नमेंट है किसको गवर्न कर रही है? गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों को गवर्न कर रही है। लोग कौन? हमको गवर्न कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या हमारे कंसेंट से ही गवर्नमेंट बन रही है ना? यहाँ पे हमारे कंसेंट से ही गवर्नमेंट बनती है ना, इलेक्शन होता है ना, तो हमारे कंसेंट से ही गवर्नमेंट बनती है, तो बिल्कुल बात सही है, ठीक है। अगर हम लोग ही कंसेंट ना दे, हम लोग ही जाके वोट ना करें, हम लोग तो जो भी है, हम जिसको जिताएंगे वही सरकार बनाएगा, तो इसलिए पहली लाइन सही है, यहाँ पे पहली लाइन सही है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी, हाँ भाई, 1 पर्सन 1 वोट, ईच वोट हैज 1 वैल्यू, ये सब 9th क्लास बुक में दे रखा है। सोच रहा हूँ वो भी पढ़ा दो, अभी इतनी सी बातें निकल गई, वो भी पढ़ा देने का मन कर रहा है। 9th 10th की किताबें खत्म कर दो मैं पढ़ा के, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी यस बिल्कुल है यहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल्ड टू द रूलर, मतलब अरे भाई हम क्यों भाई अकाउंटेबिलिटी दे तुमको? समझ रहे हो तुम इस बात को? तुम मेरे के ऊपर रूलिंग कर रहे हो और मैं ही तुमको अकाउंटेबिलिटी दो? पागल थोड़ी हूं मैं, तुम मुझे अकाउंटेबिलिटी दो। यहां पे लाइन क्या होनी चाहिए? यहां पे लाइन होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूलर टू द रूल्ड। लाइन मतलब वर्ड्स को इन्होंने रिप्लेस करना चाहिए ऐसे, जो रूल्ड कर रहा है, जो रूलर है उसको अकाउंटेबिलिटी देने की जरूरत है जनता को, ना कि जनता देगी सरकार को। जनता क्यों देगी सरकार को अकाउंटेबिलिटी? इसलिए लाइन गलत हो गई है। समझ में आई बात? इस कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे इन 9th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। 9th क्लास की पॉलिटिक्स की बुक है और सिविक्स की बुक है, आई थिंक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कुछ तो भी नाम है उसका, उसके अंदर आपको दिख जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे थर्ड वाला गलत है, पहला दूसरा तो सही है। यहाँ पे ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज है हमारे। डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, जरा वो करा दूंगा आपको, सोचा है मैंने अभी, करा ही दूंगा, ठीक है। टाइम मिला तो 9th 10th की किताब आपको, 9th 10th इवन 11th की भी किताब आपको करा दूंगा मैं यहाँ पे। चलिए, प्लेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंट्री। ये आपको नहीं पता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूर नहीं आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। बस एक उन्होंने दिया है कि भाई सबसे इतना मेरे को देखो, आपको अगर नहीं भी पता रहेगा ना तो इतना दिमाग में रखो, या चलो इसका भी लिंक आपकी 9th या 10th क्लास की बुक से है। 10th क्लास की बुक में एक चैप्टर है, 10th क्लास की पॉलिटी की बुक में ना एक चैप्टर है जिसके अंदर ना ओलंपिक्स की कहानी है। रोम कौन सी को भी, ऑस्ट्रेलिया का ओलंपिक था कि कहीं तो भी एक ओलंपिक की कहानी है, जिसके अंदर जो एक ब्लैक पर्सन थे उन्होंने अपना गोल्ड लेने से मना कर दिया था, क्योंकि यूएसए के थे बाय द वे, और आई थिंक नंगे पैर भागे थे कि कुछ तो भी एक कहानी ऐसी है। और क्योंकि जो अपार्थाइड मूवमेंट था वहां पे, या ब्लैक जो रेसिस्ट वाला जो मूवमेंट चल रहा था वहां पे, यूएसए के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे ब्लैक्स को इक्वल राइट्स नहीं थे। तो 1969 में जाके यूएसए ने उनको वोटिंग राइट दी है। 1969 में यूएसए ने जाके वोटिंग राइट दी है। तो ये अगेन 10th क्लास की बुक में दे रखा है, 10th क्लास की 1969 या 1965 कुछ तो भी ईयर है, लेकिन इंडिया के बाद में दिया, इतना मेरे को कंफर्म है। इंडिया के बाद में दिया हुआ है, इतना मेरे को कंफर्म है। तो मेरे को कुछ भी नहीं पता रहेगा तो कम से कम मैं इतना तो दिमाग लगाऊंगा कि यूएसए का जो नंबर है इंडिया के बाद आएगा। ये क्वेश्चन यही बोलता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सबको राइट टू वोट देने का जो अधिकार है, किस किस कंट्री ने कब कब दिया है, उसका सीक्वेंस लगाना है आपको। सिंपल सी बात है, इसमें 4 कंट्री आपको दे रखी है। मेरे को अगर कुछ भी नहीं पता हो तो इतना भी अगर मैं आपको रिकॉल कर पाऊँ, 9th 10th की एनसीईआरटी अगर पढ़ी हो, चलो मैं पढ़ा दूंगा, किसी दिन मौका मिलेगा, एक दिन की बात है, एक दो दिन की बातें हैं, पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को, मैं एग्जाम से पहले ही करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करता हूं मैं, देखो इंडिया, जापान, श्रीलंका। तो इंडिया तो भाई यूएसए तो इंडिया के बाद आएगा, 4 के बाद 1 चाहिए मुझे। अब 4 के बाद 1 देखो इसी में है, कहीं और है क्या 4 के बाद 1? मेरे को कुछ नहीं पता था यार, मैं अनपढ़ हूं, मेरे को कुछ नहीं पता। बस मेरे को एक कहानी याद है कि आप खुद देख लेना, एक आई थिंक वो चैप्टर 3 है कि चैप्टर 2 है, मेरे को इतना याद नहीं है। जब मैंने अन अकेडमी में एक बार थोड़े टाइम के लिए पढ़ाया था तो बच्चों को पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो इतना है, देखो ये बी वाला राइट आंसर है। अब बताओ तुम बोलोगे अभी मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको याद हो भी नहीं सकते, मैं भी नहीं याद कर सकता, मैं पागल, मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं क्या बोलते हैं, पूरा दिमाग से वो पैदल नहीं हो के सब पढ़ता रहूँ मैं। सिर्फ लॉजिक थोड़ा दिमाग में, कहीं कहीं कोई स्टोरी दिमाग में रह जाती है, कुछ दिन लक काम कर जाता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी सारी चीजें काम कर जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा हाथ जोड़ के थोड़ा क्वेश्चन को प्रणाम करने का और बोलने का जय श्री राम, हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। नहीं होते तो नहीं होते, क्या करोगे। चलिए अब देखो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लो, अभी आ गया तो पढ़ लो, लेकिन आ गया तो इग्नोर मत करो, डोंट बी इग्नोरेंट, ठीक है। श्रीलंका 1931, जापान 1945 आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, इंडिया 1950 जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ उसके बाद, और यूएसए ने 1965,
ठीक है। यूनिवर्सिटी मतलब यूएसए ने ऑलरेडी इससे पहले दे रखा था, लेकिन कंप्लीट एडल्ट सफरेज उन्होंने हमसे बाद में दिया। ये बात तो मुझे पता थी, और वो आपको कहानी भी बता दी मैंने। कुछ तो भी ओलंपिक्स की कहानी है जहां पे उन्होंने उस मूवमेंट को बड़ा किया, फिर बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड, बाद में ऐसे बता दूं वो जो पर्सन थे उनसे गोल्ड भी ले लिया गया था उनका। मुझे नाम नहीं आता, देखो भी कहानी पूरी याद नहीं है, लेकिन कंटेक्स्ट आपको बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए थोड़ा ये पढ़ लीजिए, लेकिन इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अब पढ़ लीजिए, अब इग्नोरेंट मत बनिए। ओके, अभी देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लाया था भाई? पंडित नेहरू जी ने लाया था 13 दिसंबर। अब आपको बता दूं, एक यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था जिसके अंदर 13 दिसंबर भी पूछ रखा है कि कौन सी तारीख को लाया था, बताइए। 13 दिसंबर। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यही बाद में क्या बनेगा? प्रीएम्बल बनेगा, यही प्रीएम्बल बनेगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राधे कृष्ण स्वामी अय्यर जी हैं, ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं। बी आर अम्बेडकर उसके चेयरमैन हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो कितनी बार, हजारों बार पूछा हुआ है। चलिए, इट लेटर बिकम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे थोड़ा सा ना सोचो कि आर्टिकल 243 जी में, अब थोड़ा सा ना इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा मैं, ये बड़ा मुद्दा है मेरे लिए। 243 जो जी है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि 243 जी किससे रिलेटेड है? इट्स ऑल अबाउट द 29 सब्जेक्ट गिवन टू द पंचायत, ये उससे डील करता है 243 जी। इसके अंदर कौन सी पावर पंचायत की नहीं है? अच्छा, कौन सी पंचायत की पावर इसके अंदर नहीं है? थोड़ा पढ़ के देखो ऑप्शन भाई क्या है, तुम अटेम्प्ट करो, खुद से भी अटेम्प्ट लिया करो। ओके, तो देखो लैंड इंप्रूवमेंट, हाँ भाई लैंड इंप्रूवमेंट के लिए काम कर सकते हो लोग, ठीक है। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म बिकॉज दैट लेड टू द सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स ये भी है। लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये तो बेसिक काम है यार, ठीक है, गांव लेवल पे। और अगला आपका आता है आपका रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू आपकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, ये इनके पास नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। अब ये थोड़ा सा, ये भी अगेन डिफिकल्ट, अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इफ यू डोंट हैव आइडिया यू कांट एबल टू अटेम्प्ट इट। ओके, तो फॉर सच क्वेश्चन इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, यू कैन एबल टू डू इट, वेल एंड गुड। इफ यू कांट एबल टू डू इट, जस्ट हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मालूम है उस साल के पेपर में सिर्फ इकलौता क्वेश्चन आया था, बिकॉज मुझे याद है वन ऑफ माई स्टूडेंट, मैं उसको पढ़ा रहा था एनडीए के लिए, तो जब वो आया तो उसने मुझे बताया कि सर एक ही क्वेश्चन आया पॉलिटी का। मैं क्या कर सकते हैं, अभी 2022 का पेपर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 51A रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 42nd अमेंडमेंट के बाद हमने आर्टिकल 51 ऐड किया था, ठीक है। चलिए 92nd अमेंडमेंट मालूम है, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, ये 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, ठीक है। ये भी एक अलग से अपने आप में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा आपके लिए हिंदी भी ऐड कर दिया है। 42nd के बाद हमने सोशलिस्ट सेकुलर भी ऐड किया था प्रीएम्बल में, ओके। उसके बाद देखो बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ, यार ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर बेस्ड है यार हमारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही हम पूरी तरह प्रभावित हैं, उनसे, उनके द्वारा ही बेस्ड है हमारा, इसमें ज़्यादा बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब हाई कोर्ट से अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। एडवाइजरी है, बिल्कुल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। कोलिगेट जुरिस्डिक्शन ऐसा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, तो कोलिगेट जुरिस्डिक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एपेक्स कोर्ट जुरिस्डिक्शन, ओके। बाकी तो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ऊपर आर्टिकल भी आता है, दैट इज आर्टिकल 131 पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं पूछते, ये भी पूछते हैं आर्टिकल 131। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल आर्टिकल नंबर 338 है। ट्राइब आर्टिकल नंबर 338A है, ये हमने 89th अमेंडमेंट के बाद इसको दोनों को अलग अलग किया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आर्टिकल नंबर 338B है, ये हमने 102 अमेंडमेंट के बाद किया था। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखो, ये तीनों के दिनों आप, ये तो मैंने बहुत बार बोला है कि इसको लर्न कर लो, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है, बहुत बार आता है। चलिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर प्राइमरली इंस्टीट्यूशन ऑफ, अब देखो तुम बोलोगे ना, चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने, किस टाइप का है? सेल्फ गवर्नमेंट। अब तुम्हें दिखा दो क्वेश्चन, आ जाओ ऊपर आ जाओ थोड़ा, तो अभी बताया था ना, थोड़ा चिल्ला चिल्ला के जब कचरा किया था मैंने उधर। किधर गया भाई, आ जाओ तुम, आ जाओ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
इन्होंने ऑप्शन में दिया, देखो आ जा यार, कहाँ आ गया, ये देखो यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट खुद के ऑप्शन में इन्होंने दिया है ना। जब ये खुद के अपने ऑप्शंस में दे रहे हैं चीजें तो ऑफकोर्स सी बात है ये रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे। समझ में आई बात आपको? सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, किसके बारे में बात हो रही? पंचायती राज। अब यहाँ पे तुम ऑप्शन पढ़ो, ये वाले ऑप्शंस पढ़ो। अब ये अपने आप के कंफ्यूजिंग है, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप आंसर दे रखा है अपने ऑप्शंस में, इसलिए बोलते हैं ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना होता है। पेपर को इसलिए थॉरोली जब हम करते हैं तो दैट्स हाउ यू डू द पेपर, मजाक मस्ती नहीं करनी होती है। आ जाओ भाई, कहाँ गए यार, ये देखो सेल्फ गवर्नमेंट। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। मैं खुद देख के यार मैंने यार ये तो पूरा कॉपी पेस्ट है यार, एनडीए वाले बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा मैथ वैथ कर ले तो पास हो जाएंगे। मैं तो ऐसे मुझे लगता है मैं ऐसे ही पास होता था, ठीक है। उस टाइम मुझे इस बात की समझ नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे इस बात की समझ आ गई कि क्यों मैं इतना आसानी से पास हो जाता था। मैं पढ़ता बहुत कम था, मुझे लगता है मैं से नहीं होगा, लेकिन देन आई रियलाइज कि बहुत काम की चीजें पढ़ के जाता था, बस मैं उतना ही पढ़ के जाता था, पेपर करके जाता था, मैं हो जाता था। अब समझा मुझे क्यों होता था, मुझे तो पॉलिटी आती भी नहीं थी तब सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें आती थी। अब समझा क्योंकि पेपर ही रिपीट होता है, क्या करो। चलो ठीक है। इलेक्शन टू द लो, ये तो देखो अपने आप में उस टाइम का है। वैसे 2019 में जो लोकसभा बनी थी वो कौन से नंबर की लोकसभा थी? वो 70th नंबर की लोकसभा थी। अभी वाली कौन सी है? अभी वाली 2024 वाली कौन सी है? 18 नंबर की लोकसभा है, ठीक है। चलिए, ये बस बेसिक क्वेश्चन था। देखो 2014 वाली 14 की है, 2009 वाली 15 की है, अरे 2004 वाली है, अरे 2004 वाली 14 की है, 2009 वाली 15 की है, 2014 वाली 16 की है, और 2019 वाली 17 की है, 2024 वाली 18 की है। 18 लोकसभा है। चलिए 18th लोकसभा जिसको बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट मेंशन इन द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? अच्छा बताओ जरा। तो इसका आंसर है लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। फेटर्निटी आपको देखने को मिलेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड राइट आंसर। ये तो थोड़ा सा वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। ओके चलिए, अभी बताओ यार, तुम बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? इंडिया के क्वेश्चन है। 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी, यही है ना हमारे पास आज के टाइम पे। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सोचो ही मत इसके ऊपर। अच्छा देखो, जम्मू एंड कश्मीर वॉज रिकॉग्नाइज इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर के पास लेजिस्लेचर है, लद्दाख के पास कोई अपना लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो दादरा नगर हवेली, इससे जब बना था तो 9 यूनियन टेरिटरी बन गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया, तो इसलिए 8 बन गए वापस से। इसलिए 28 स्टेट प्लस 8 यूटी। आगे बढ़ता है। Which of the following provide for the complete equality of men and women in India? अब यार खुद देखो, फर्स्ट शेड्यूल मार में किसके बारे में बात करता है? यूनियन द टेरिटरी के बारे में बात करता है, हटा दो। आर्टिकल 20 ऑफ द, ये तो आर्टिकल 20 तो अपने इसके बारे में बात करता है, अपना क्या बोलते हैं, नो डबल जियो पार्टी एंड ऑल एवरीथिंग, बहुत सारी बातें करता है वो, हटा दो उसको, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 14 एंड 15 यहाँ पे बात कर रहा है ना इसके बारे में। 5th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? 5th शेड्यूल, अच्छा सॉरी, इंडिया इंडिपेंडेंस हटाओ उसको। अच्छा 5th शेड्यूल मुझे लगा फर्स्ट है। 5th शेड्यूल बात करता है जो शेड्यूल एरियाज हैं उसके बारे में बात करता है इन द 10 स्टेट। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है 14 एंड 15 आर्टिकल की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे आर्टिकल 14 क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 यहाँ पे बात करता है देयर इज अ नो डिस्क्रिमिनेशन, दैट स्टेट प्रोहिबिटिंग द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे तुम देखोगे आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में क्या दिया है? इट एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड दस इंश्योरिंग सब्सटेंटिव इक्वालिटी। ये क्यों दिया है भैया? कि अगर विमेन एंड, जैसे विमेन को रिजर्वेशन अगर दिया जा रहा है, चिल्ड्रंस के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं, तो वो भी इक्वालिटी का ही पार्ट है, वो भी इक्वालिटी का ही पार्ट है। क्योंकि देखो क्यों ऐसा हो किया जा रहा है, विमेन के लिए अलग प्रोविजन क्यों बनाए जाने चाहिए? क्योंकि इतने लंबे टाइम से उन्होंने पिछड़ापन देखा, उन्होंने दबाव देखा, मतलब दबे रहे हैं वो, इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसको यार आपके लिए मैं PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन आर्टिकल 51A? अब बताओ यार, ये बताओ, ये तुम्हारे लिए रिपीट नहीं हुआ? 51A किसके बारे में बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटी। बात खत्म करो यार, चलो ये चाहिए 51A पार्ट 4A का पार्ट है, कभी कभी ये भी दे देते हैं, भरोसा नहीं इनका। आगे बढ़ते हैं। इसको हमने 40 सेकंड के बाद ऐड किया था। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन थे 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटी, बाद में एक और ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट के बाद। एक कहानी है पूरी, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, अब आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए, अच्छा बाकी आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, थोड़ी सी मेहनत खुद करना। रिट के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। रिट हमने लिया है ब्रिटेन से,
रिट का प्रोविजन जो हमारा है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ये आपको बता देना चाहता हूं। चलिए, विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? The word socialist and secular were not originally part of the constitution. Of course, they are not the originally part of the constitution. So, statement is true. यहाँ पे not पूछा है ना। Preamble state the object of the constitution of India. Yes, true. Preamble, देखो preamble का नाम क्या था? Objective resolution. तो of course ये बात है, objective ही बताएगा ना constitution का। क्या बताएगा? गलत थोड़ी बताएगा कुछ। 13 दिसंबर objective resolution नाम था ना इसका, तो it's showing the object। क्या गलत है? सही है बिल्कुल। Preamble is enforceable. No. यहां गलती कर दी। Preamble is not enforceable. So statement is ये वाला सही है। ठीक है। Republic refer to the people. Yes, people. We the people of India as a source of all the authority under the constitution. Yes. ये लाइन भी पूछेंगे लोग, इतने महान हस्ती ये लाइन भी पूछेंगे। लाइन को नोट में लिखो, इस लाइन को नोट बनाओ, नोट में लिखो इस लाइन को। तुमको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, ये पूछा गया है, इसको नोट में लिखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? तुम बोलोगे उस दिन, फिर बोलोगे कहां से आ रहा है? ये अपने पीआईक्यू से ही क्वेश्चन तुम्हें देते हैं और कहीं से नहीं देते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस। अभी तुमको एक एग्जांपल दिया ना सेल्फ गवर्नमेंट का, अपने ही क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट मारा है ना उन्होंने। बहुत सारे वैसे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें तुम्हें पता भी रहती हैं। कुछ वो चीजें लिखो जो तुम्हें सही में जरूरत पड़ेगी आगे। इसमें से एक जरूरत तुम्हें ये पड़ेगी, बाकी तो तुम जानते ही हो। प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये तो तुम जानते ही हो ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। केशवानंद भारती केस में बोला गया था, बाद में रीअफर्म भी किया गया एलआईसी इंडिया के 1995 में, ये सब चीजें बताई गई है वापस से। ठीक है, केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया? प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रीएम्बल इज नाइदर द सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो नॉट टेकिंग अवे एनी पावर फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ना पावर दे रहा है ना पावर ले रहा है। प्रीएम्बल किसी को पावर नहीं दे रहा। ठीक है, फिर उसमें कुछ लोग आते हैं बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा, वी आर द सोर्स ऑफ पावर। ओ सोर्स ऑफ पावर तुम हो, लेकिन प्रीएम्बल सोर्स ऑफ पावर नहीं है। अंतर है दोनों लाइनों में। जो लोग बोलते हैं ना वी आर द सोर्स ऑफ पावर, हाँ भाई तुम ही सोर्स ऑफ पावर हो, लेकिन प्रीएम्बल इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, भले वो लाइन वहां पे मेंशन होने से फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूं ऐसे कुछ क्वेश्चन कुछ महान हस्तियों को जो ऐसा बोलते हैं वो। Which one of the following is not the power of the speaker of the लोक सभा? हाँ, स्पीकर भी अच्छा टॉपिक एग्जाम में आता है काफी। स्पीकर shall preside over the house of people। अरे भाई उसी के लिए तो उसको बनाया है, नॉट पूछा है ना। स्पीकर will cast vote in the नहीं, स्पीकर will not cast the vote in the first instance, स्पीकर will cast the vote in the last instance, not the first, last one। लास्ट मतलब जब, लास्ट मतलब वो भी कौन से केस में बताऊं, कौन से केस में? जब टाई हो जाए। इसलिए स्पीकर के वोट को कहते हैं कास्टिंग वोट। ठीक है, अच्छा बाकी तो ये सी वाला सही है। स्पीकर को ही मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम स्पीकर ही मेंटेन करेगा, और कौन करेगा? मैं थोड़ी करूंगा। स्पीकर को लीडर ऑफ द हाउस कहा गया है, ठीक है, तो बिल्कुल वही करेगा भाई। स्पीकर कैन एडजॉर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग। अरे क्यों नहीं करेगा यार? कोरम क्या होता है? कोरम इज अ 1/10 ऑफ द हाउस, दैट इज कॉल्ड कोरम। चलिए, कोटा बोलते हो ना तुम, कोटा वही उसी का भाई है वो कोरम। चलिए, आर्टिकल 79। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी को आई थिंक मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में जब मैंने प्रेसिडेंट का डाला था तो आर्टिकल 79 के ऊपर ही क्वेश्चन उसके अंदर भी था कि हमारा जो प्रीएम्बल है, सॉरी प्रीएम्बल नहीं, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 3 ऑफिसेस कौन से हैं? तो आर्टिकल 79 के हिसाब से पार्लियामेंट में 3 ऑफिस है। पहला है लोकसभा का, इसको लोकसभा का ऑफिस बोलिए। काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको राज्यसभा का ऑफिस बोलिए। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उसी का एक हिस्सा है। तो पार्लियामेंट के 3 अंग है। क्या बोलोगे? पार्लियामेंट के 3 अंग है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है प्रेसिडेंट। तो एक लाइन ऐसे नोट में लिखो, एक लाइन नोट में लिखो दैट प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसे लिखो, प्रेसिडेंट PREZ, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के टाइम में। तुमको क्या लगेगा कि हमें तो सर ने बताया था कि आर्टिकल 79 में प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के अंदर आता है, लेकिन मेंबर नहीं है, वो अलग से ऑफिस है उसका। इसलिए कोई भी बिल जब पास होता है तो लोकसभा से राज्यसभा से, राज्यसभा से लोकसभा से, भले वो आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेसिडेंट से साइन होके जाएगा वो। बिकॉज प्रेसिडेंट इज अ थर्ड ऑफिस, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफिस, थर्ड ऑफिस उसी का है। इसलिए जब ऑर्डिनेंस चालू होता है, अब देखो उल्ट, थोड़ा दिमाग सोच लो जरा, सुन लो। ऑर्डिनेंस जब चालू होता है, ऑर्डिनेंस कहां से कौन प्रोमलगेट करेगा? प्रेसिडेंट। तो साइकिल कैसे बनती है? या लोकसभा से चालू होगा तो राज्यसभा में जाएगा,
अगर राज्यसभा से चालू होगा तो लोकसभा में जाएगा बिल और फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अगर प्रेसिडेंट से ही चालू हो, अगर ऑर्डिनेंस जैसा चीज प्रेसिडेंट से ही चालू होगी तो या फिर वो लोकसभा में जाएगी या राज्यसभा में जाएगी, दोनों में से कहीं भी जाएगी, दोनों में से किसी लेकिन फिर दोनों हाउस में उसको पास होना पड़ेगा। मतलब कोई भी बिल जिसको एक्ट बनना है वो तीनों हाउसेस को, तीनों ऑफिसेस को गो थ्रू करके ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में आई बात आपकी? इसीलिए ऑर्डिनेंस भी जब प्रोमलगेट किया जाता है उसको दोनों हाउस में पास कराना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। इसीलिए पार्लियामेंट के 3 ऑफिस यहां पे बोल रहा हूं मैं, पार्लियामेंट के 3 बंदर, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। चलिए आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो यहां पे 1 2 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये पढ़ लेना तुम लोग, यहां पे दे रखा है सब, ठीक है। ये सिंपल टर्म में भी बता दो तो ये सब तुम्हारे लिए चैट जीपीटी की थोड़ी दुआ होती है, मैं भी थोड़ा काम कर लेता हूं तो आपको मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जस्टिशिएबल राइट? कौन सी चीज यहां पे नॉट जस्टिशिएबल है? देखो, राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, पहला वाला ही है यार, पहला वाला ही है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कैसे? यार देखो, ये डीपीएसपी का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 का है। राइट ऑफ एक्यूज आर्टिकल नंबर 22 में आई थिंक आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 में आता है, यस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये तो हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इसका पार्ट है। तो राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड ये हमारा आपका डीपीएसपी का पार्ट है, हमारा आपका मतलब डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज नॉट जस्टिशिएबल, डीपीएसपी की चीजें यहाँ पे नॉट जस्टिशिएबल रहती हैं, ठीक है। और राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड कौन से आर्टिकल में पार्ट है? आर्टिकल 39 का पार्ट है। ये भी आपको बता देना चाहता हूं मैं। ऐसे भी आर्टिकल लर्न करिए यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्टिकल एक ही दिन में लर्न हो गए। ये सब जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे उतनी बार आर्टिकल थोड़ा फोकस करो। मुझे कैसे याद हो रहा है? तुम बोलोगे नहीं तुमको तो पढ़ाते पढ़ाते, तुम भी पढ़ाओ ना, तुमको रोका है क्या मैंने? तुम भी पढ़ाओ तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे आसपास के दोस्त को, ग्रुप में पढ़ो, किसी ने रोका थोड़ी है तुमको, ठीक है। तो तुम भी ये सब करो। मेन है तुम्हारा पर्पस, तुम्हें कैसे याद रखना है, तुम उसके लिए 1000 तरीके अपनाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन लर्न करो। बस मेरा बोलने का ही मतलब रहता हमेशा से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट? रिट आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, और आर्टिकल नंबर 226 के अंदर हाई कोर्ट को मिला हुआ है। मैंडेमस है, हीबस कर्पस है, सिरोसरी है, सेवरेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे सेवरेबिलिटी नहीं है भैया। मैंडेमस, हीबस कर्पस, सिरोसरी, अपना क्यू वारंटो, ये सब है। चलिए देखो, मैंडेमस, हीबस कर्पस तो काफी इंपॉर्टेंट है वैसे, हाइबस कर्पस सबके लिए होता है, ठीक है। सिरोसरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, ये 5 है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करिए। Which of the following statement about the biodiversity is not correct? अच्छा, बायोडाइवर्सिटी, ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला बे? सॉरी यार, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इकोनॉमिक, सॉरी ये क्वेश्चन, ये कभी नहीं कराऊंगा मैं, मेरा मन नहीं कराने का, इसको आगे देखूंगा मैं। ये जब इकोसिस्टम वाला पार्ट है उसमें देखूंगा मैं, ठीक, माफ करिए इसको, ठीक है। अगर आ गया तो गलती से आया मुझसे। Which of the following is not a part of fundamental right? तो देखिए, पहले तो आपको फंडामेंटल राइट याद होने चाहिए। राइट टू एजुकेशन किसका पार्ट है? 21A का पार्ट है। राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज आर्टिकल 30 का पार्ट है। राइट टू बी कन्फर्ड विद टाइटल, नहीं, और कन्फर्ड नहीं होगा, एबॉलिश होगा, एबॉलिश की बात यहां पे होती है। आर्टिकल 18 में आता है एबॉलिश की बात, कन्फर्ड नहीं, हमको टाइटल नहीं दिए जाते। टाइटल क्या है? जैसे मैं हूं, मेरा सरनेम राय है, तो मेरे को राय बहादुर का टाइटल दे दिया, क्यों? यूट्यूब पे पढ़ाता हूं इसीलिए, ठीक है। तो ये टाइटल नहीं दिए जाते, तो वी आर नॉट अलाउड टू गेट द लाइक टाइटल्स, ओके। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 का पार्ट है यहाँ पे। बाय द वे आपको बता दो, अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज सी। Which of the following is not a function of the Constitution of India? कौन सा फंक्शन नहीं है? To ensure participation of good people in the politics. नसी आ रही है मेरे को। ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बोल रहा है यार? ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बोल रहा है? मेरे को लिटरली पढ़ के ऐसे आगे, मतलब ये कैसे, मतलब ये व्हाट इज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थोड़ी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन थोड़ी है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए। ठीक है, तो यही आंसर है, यही आंसर भी है। मेरे को खुद तुम पढ़ के देखो। टू गारंटी द राइट ऑफ सिटीजन, फंडामेंटल राइट हमको दे रखे हैं। डिफाइन द पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, जैसे शेड्यूल 7 के अंदर दे रखा है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट सब दे रखा है। क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी, मतलब अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए कंडीशंस क्या क्या दे रखी है, डीपीएससी, फंडामेंटल राइट सब दे रखा है। लेकिन एक कैसे इंश्योर करेगा कॉन्स्टिट्यूशन कि पॉलिटिक्स के अंदर अच्छे लोग आए? ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थोड़ी है, दैट इज व्हाई दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए, ये तो बेसिक अगेन आपको 9th-10th में मिल जाएगी, किताबों में मिल जाता, ठीक है। Which of the following is not a feature of the Constitution of India? It provides set of basic rules. Yes. It specifies the power of the government. Yes. ये तो बिल्कुल दिया है यार, गवर्नमेंट के पावर फंक्शन क्या होते हैं, पार्लियामेंट में क्या, सब दिया है। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। यस, सबसे ऊपर यही है, ये भी बात सही है। दिस इज ट्रू। इट स्पेसिफाइज द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। देखो यार, ये थोड़ा
कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन पे रोक देना चाहिए, खुद को रोकना चाहिए यार। हमारे यहाँ पे जुडिशरी की अगर सुप्रीमेसी होगी तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इस बात को हजम कर पाएंगे? नहीं हजम कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। आपको बता देता हूं मैं, 1951 से लेके 1973 तक देयर वाज अ टसल बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी फॉर द सुप्रीमेसी। मतलब बेसिकली पार्लियामेंट अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहती है, पार्लियामेंट को राइट भी है, जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है, इसी में टसल चल रहा था। तो हाउ कैन लेजिस्लेचर विल एक्सेप्ट दैट जुडिशरी इज मोर पावरफुल देन अस? दे विल नेवर। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑफ कोर्स इट हैज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, यस। तो यहां पे डी इज द राइट आंसर, मतलब नॉट इज द नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए और कुछ यहां पे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट अटॉर्नी जनरल, यार तुम बताओ, अटॉर्नी जनरल तुम नहीं बता दोगे अभी। ही हैज अ राइट टू ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ओनली नहीं होगा, he has a right to audience in all type of court in the India, all type of court। इसको नोट में लिख लो। he has a right to audience, हर एक कोर्ट में जाके वो बैठ सकते हैं, not only the high court, sorry, not only the supreme court। he shall receive such remuneration as the president may decide, ये सही है। he is qualified to appointed as a chief judge of the supreme court, ये भी सही है। he shall give advice to the government of India in all legal matter, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाता है, नॉट करेक्ट, ये वाला गलत हो जाता है। चलिए, तो ये पूरा आप पढ़ लीजिए इसको। अच्छा, इसके बाद देखो, अच्छा कौन सा नोबल फीचर है? डीपीएसपी को किसने नोबल फीचर बोला था? ये हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने ही बोला था इसको नोबल फीचर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अब तो ये पीआईक्यू तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको इग्नोर मत करिए, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 371A, आर्टिकल 371A किसके लिए बोला है? ए यहाँ पे नागालैंड के लिए। पहली बात, नागालैंड के लिए ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है। इसमें से कौन सा चीज नागालैंड के लिए अप्लाई नहीं होता है? रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास, बिल्कुल। नागास कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, ये भी सही है यहाँ पे। ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस, बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड विद अदर स्टेट, इसके बारे में कहीं बात नहीं हुई है। फोर्थ वाला गलत है, तीनों सही है। सेम चीज मिजोरम के लिए आता है आर्टिकल नंबर 371G में, सेम चीज आता है। ये सेम क्वेश्चन मिजोरम के लिए उन्होंने सीडीएस में पूछ रखा है 2024 में, आप देख सकते हैं इसको जाके। चलिए देखो, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास, नागा कश्मीरी लॉ एंड प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागास कश्मीरी लॉ एंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, ये सब चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये सब, ये देखो, ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन थे अपने एनडीए के। एनडीए में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, लेकिन जो भी आते हैं बहुत रिलेवेंट भी होते हैं। आप उसको बिल्कुल अटेम्प्ट करें, आपके लिए दिया है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, मजा आया हो।